हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हमने खत्म कर ली थी। शानदार तरीके से रिवीजन वगैरह कर लिया होगा और एक एक कंसेप्ट को क्या कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझना है, नवा चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो आपको 8वां चैप्टर आना बहुत जरूरी। 8वां चैप्टर में कौन सी बात है, 8.3 की नहीं, 8.1 में एक तो लाल बट्टा कक्का आना चाहिए। लाल बट्टा कक्का समझते हो ना, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है, कोड थीटा बराबर आधार बट्टा लंब होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार होता है और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब होता है। ये बात है। और टेबल आपको पता है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 90, साइन 60 के क्या मान होता है, पूरी टेबल। अगर दो याद है तो ये सवाल। इस चैप्टर में ज़्यादा कोई बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं है, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आपको दो परिभाषाएं ध्यान रखनी, एक उन्नयन कोण की, एक अवनमन कोण की, एक दृष्टि रेखा होती है, इतनी बातें ध्यान रखनी। मेन जो खेल है वो 22 क्वेश्चंस का टोटल। कितने का? 22 का। 22 कैसे? 7 उदाहरण है और 15 क्या है, सवाल है। हम उदाहरणों को 2 भागों में करेंगे, पहले 3 या 4 कर लेंगे, फिर 3 कर लेंगे। सवाल जो है 15, उनको हम करेंगे 5 भागों के अंदर, 3-3 सवाल। 3 से ज़्यादा करवा नहीं सकता। सवाल भी बड़े हैं, समझाने में लगभग 50 मिनट क्लास आपके आसपास बढ़ेगी। एक एक चीज़ को ध्यान से देखना, एक एक कंसेप्ट को। मेन जो खेल है वो है चित्र का। एक बड़ी सी भाषा आपके सामने लिख रखी होगी, अगर आपने भाषा से चित्र बनाना सीख लिया, आप सवाल को ख़त्म कर दोगे, क्योंकि फिर तो चित्र के अंदर समकोण त्रिभुज बनेगा और वो चीज़ें आपको करनी। मैं कुछ बेसिक बातें बताता हूँ, मैं बाद में परिभाषाएं बाद में लिखूंगा, पहले बेसिक चीज़ें आपको समझा देता हूँ। हमें एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, दृष्टि रेखा। ये केवल समझाने के साथ परिभाषा नहीं, परिभाषाएं 2 है, उन्नयन और अवनमन कोण। दृष्टि रेखा क्या होती? दृष्टि रेखा का मतलब होता, दृष्टि का मतलब देखना होता। आपने किसी वस्तु को देखा, आप यहाँ खड़े होकर किसी वस्तु को देख रहे हो, तो वस्तु को देख रहे हो तो आप जमीन के साथ में, यहाँ आप, ये जमीन है और आप यहाँ, आपकी आंख है, सपोज देर यहाँ आपकी आंख है। आपने किसी वस्तु को ऊपर चिड़िया को उड़ते हुए देखा, तो आपकी आंख ने इस लाइन से देखा, तो ये जो लाइन बनी है ना, ये क्या बनी है, दृष्टि रेखा। चैप्टर बड़ा है सिंपल, लेकिन अगर भाषा ध्यान से नहीं पढ़ी, 8.1 8.2 की भाषा याद नहीं है, तो ये चैप्टर लेंदी हो जाएगा, हालत खराब कर देगा आपकी। चित्र समझना बहुत जरूरी, बाकी सारी चीज़ें मैं समझा दूँ, बहुत सिंपल काम है। गुणा भाग बहुत ईजी है इसके अंदर, 9वें की 8वें की तरह नहीं, बड़े सिंपल से। ठीक है, बढ़िया तरीके से हम कर लें। तो ये आपका दृष्टि रेखा बनी, और दृष्टि रेखा आपके सामने बनी थी, यहाँ कुछ ना कुछ कोण बनेगा। अब 2 कोण बनेंगे, हम पढ़ेंगे आपके सामने। कौन से कोण सर? एक हम पढ़ेंगे उन्नयन कोण। कौन सा कोण पढ़ेंगे हम? एक उन्नयन कोण। दुनिया वालों ने इसको 49 कोण भी बोला। एक तो आपको ये पढ़ना, दूसरा पढ़ना है अवनमन कोण। कौन सा कोण पढ़ना है साहब? अवनमन कोण। बढ़िया तरीके से परिभाषा पढ़ते हैं, 10 से 15 मिनट का इंट्रोडक्शन है वो कर लेते हैं, फिर उदाहरणों के अंदर, फिर सवालों के अंदर आएंगे और लाजवाब तरीके से हम चीज़ें करेंगे। उदाहरण करवाते सवाल ऑलमोस्ट हो जाएंगे। मेन में वापस कह रहा हूँ, केवल और केवल भाषा का खेल है, वो ध्यान रखना। हम क्या है, कोई किसी चीज़ का अनुपात लेंगे। क्या लेंगे? अनुपात। 2 चीज़ों का अनुपात लेंगे हम। 2 चीज़ों का क्या लेंगे साहब? अनुपात लेंगे। वहाँ पर चित्र जो बनेगा 2 चीज़ों का अनुपात लेंगे। ऊपर हमेशा ज्ञात करना लिखेंगे और नीचे हम लिखेंगे दिया गया। इस बात को ध्यान रखना, फिक्स चीजें हैं। हम अनुपातित लेंगे भी। लाल बट्टा कक्का में अनुपातित होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोड थीटा, कोसेक, इन सब का अनुपातित होता है। हम इनका क्या लेंगे? अनुपात लेंगे। अब अनुपात में क्या है? अनुपात लेंगे, 2 चीज़ों का अनुपात आएगा। अब जैसे सपोज हमने ले लिया एक लंब बटा आधार का अनुपात ले लिया, लंब बटा आधार का अनुपात ले लिया। लंब बटा आधार हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा, और थीटा कुछ ना कुछ दे रखा होगा। अब थीटा दे दिया, सपोज देर 30 डिग्री दे दिया, तो 30 रख देंगे। लंब आपको ज्ञात करना, जैसे एच ज्ञात करना कोई ऊंचाई, और आधार आपको 10 दे दिया, तो वज्र गुणा वगैरह करवाना क्या दिक्कत आएगी? ऐसे ही काम करना, इस बात को ध्यान रखना। ये सारी चीजें, लेकिन एक दिमाग में गांठ बांध लेना आप लोग, दृष्टि रेखा का मतलब क्या होता है? जिस चीज को आप देखोगे ना, और कभी भी जो कोण बनेगा, ये जो बना है ना, इसको हम क्षैतिज भाग बोलेंगे। अब आप क्षैतिज भाग बोल दो, या इसको स्तर बोल दो, या इसको आधार बोल दो, वो एक ही बात है। क्योंकि
कोण जो बनता है ना, कोई भी जो कोण बनता है वो बिना आधार के कभी बनता ही नहीं। दो किरणों से मिलकर ही बनता है। एक किरण ऐसे जा रही, एक किरण ऊपर चली गई तो भी कोण बन गया। एक किरण ऐसे जा रही, एक किरण नीचे आ गई तो भी ये कोण बन गया। देखो दो किरण हमेशा वी शेप बनना चाहिए। वी शेप के बीच में क्या बन जाएगा, एक आपके कोण बन जाएगा। दृष्टि रेखा जिस वस्तु को, यहाँ सपोज आपकी एक वस्तु है, तो वस्तु जो है उस वस्तु को जब आप देखोगे तो जो लाइन ये बनेगी वो दृष्टि रेखा, ये आपकी क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा के बिना कभी भी कोण बनेगा नहीं, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ही कोण बनेगा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ही उन्नयन कोण बनेगा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में क्या बनेगा साहब, अवनमन कोण बनेगा। धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं, चित्रों में सारी बातें और समझ में आएगी। अभी इनको सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे। हमें दो परिभाषाएं लिखनी है, केवल उन्नयन कोण और अवनमन कोण की। ये मैं आपको बता दूँ, मैं पहले बताता हूँ बेसिक बातें। दृष्टि रेखा समझ में आ गई, ठीक है सर। मैं आपको कुछ बातें बता दूँ। सपोज दैट ये आपकी एक क्षैतिज रेखा, ये आपका एक क्षैतिज स्तर है, और ये आप घर की छत के ऊपर यहां खड़े हो। सपोज दैट घर की छत के ऊपर आप क्या हो, यहां पर खड़े हो, घर की छत के ऊपर खड़े हो। और घर की छत के ऊपर सपोज दैट आपको अचानक से कोई हेलीकॉप्टर दिख गया, ऊपर हवा में उड़ रहा है। और हेलीकॉप्टर को जब आप देखोगे, सपोज दैट हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ रहा है, इसका मतलब ये जो हेलीकॉप्टर है ना, वो एक्चुअल में हमारी क्या हो जाएगी, वस्तु। तो आपकी आंख इस चीज को देखेगी यहाँ पे, इसका मतलब ये दृष्टि रेखा हुई या नहीं। आप कहें गुरुजी ये बात तो समझ में आ गई, हमें कोई दिक्कत नहीं। भाई आप किसी घर की छत के ऊपर खड़े हो, अपने घर की छत के ऊपर खड़े हो, छत के ऊपर खड़े हो, जो छत है ना वो आपकी क्षैतिज रेखा काम कर देगी, आधार काम कर देगा। और अचानक से हेलीकॉप्टर जा रहा है आपके घर के ऊपर से, तो आप अचानक से यहाँ ऐसे देख रहे हो, ऊपर देखोगे, इसका मतलब जिस चीज को आपने देखा है ना वो आपकी दृष्टि रेखा होगी। और अब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा कुछ ना कुछ कोण बनाएगी। अभी मैं इसको बता देता हूँ क्या। लेकिन आप ऊपर बैठे हो और नीचे कहीं गाड़ी आ गई, आपके घर के सामने गाड़ी आ गई, तो गाड़ी नीचे दिखाई देगी घर से, तो ये आपकी इस बार क्या कहलाएगी, वस्तु कहलाएगी। तो आप यहाँ से देखोगे इस आंख से, इसका मतलब इस बार जो ये हुई ना, इस बार दृष्टि रेखा कौन सी होगी, ये होगी दृष्टि रेखा, ये होगी। तो दृष्टि रेखा कुछ ना कुछ कोण बना रही। हमें दो बातें ध्यान रखनी है। आप जिस चीज को ऊपर की तरफ देखोगे तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा एक कोण बनाएगी, और जिस चीज से आप क्षैतिज भाग से नीचे की ओर देखोगे तो भी एक कोण बनाएगी। जब कोण आप ऊपर की तरफ देख के बनाओगे तो वहां एक उन्नयन कोण बनेगा। क्या बनेगा साहब, उन्नयन कोण बनेगा। और जब आप नीचे देखोगे तो वहां बनेगा एक अवनमन कोण। क्या बनेगा आपके पास, अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, ऊपर देखोगे तो उन्नयन कोण बनेगा, नीचे जो कोण बनेगा वो अवनमन। इसका मतलब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में भी उन्नयन कोण बनता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में अवनमन कोण बनता है। इसका मतलब बिना क्षैतिज रेखा के कभी कोई कोण बनेगा भी नहीं, इस बात को ध्यान रखना। ज्यादातर हमारा उन्नयन कोण है तो भी अवनमन कोण बनेंगे, हम उसको भी सॉल्यूशंस करना सीखेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर है, अगर कोई वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। अगर कोई वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में दोनों कोण बनेंगे, चाहे उन्नयन कोण की बात करें चाहे अवनमन कोण की बात करें। बट फर्क ये हो जाएगा कि उन्नयन कोण में क्षैतिज रेखा से वस्तु ऊपर की ओर होनी चाहिए, और अवनमन कोण में क्षैतिज रेखा से वस्तु क्या होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। ये बातें ध्यान रखने। दृष्टि रेखा क्या, जिस वस्तु को आप देख रहे हो, अपनी आंख द्वारा जिस वस्तु को जो देखी जाती है वो लाइन जो बनती है वो दृष्टि रेखा कहलाती। इसकी कोई परिभाषा है नहीं। दो बातें आपको ध्यान रखनी है जो आपके सामने लिखी हुई। बोलो साहब, बातें पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी। दृष्टि रेखा, एक ही बात क्या है, ज्ञात करना ऊपर रखना है और जो दिया होगा उसको नीचे रखना। आपको सर इससे फर्क, इससे आपका एक दिमाग एक जगह सेटल हो जाएगा। आपका दिमाग क्या होगा, एक जगह सेटल होगा बढ़िया तरीके से, कि यहाँ फिक्स रहेगा हर सवाल के अंदर। जो ज्ञात करना है उसको ऊपर रखना, जो दे रखा उसको नीचे रखना। अब जो ज्ञात करना उसको ऊपर रखो, जो दे रखा उसको नीचे रखो। थीटा के हिसाब से अपने आप ही चीजें बन जाएगी। और थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, बाकी जो बच गया आता है। अब वो लाल बट्टा का काम में क्या बनेगा वो डिसाइड होगा सवाल के अकॉर्डिंग। लेकिन आपका दिमाग एक जगह मैंने सेटल कर दिया कि जो ज्ञात करना उसको ऊपर रखो, जो दे रखा उसको नीचे रखो, ताकि वहां से उस चित्र में कोई दिक्कत ही नहीं है आपको।
किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से सवालों के सॉल्यूशंस कर लोगे। वरना कभी मैं किसी को ऊपर ले लूँगा, कभी किसी को नीचे ले लूँगा, आपका दिमाग घूमेगा, एक जगह सेटल नहीं होगा। आप चीज़ें समझने में थोड़ा सा गिल्ट महसूस करोगे, सर समझ में कम आ रहा है। बट जब मैं पहले आपको कह दूंगा जो भी चीज़ हमें चित्र, चाहे एक दो दो चित्र बनेंगे ज़्यादा अंदर, कभी एक चित्र बन जाए कभी दो बनेंगे, मैक्सिमम सवाल दो हैं। जैसे सवाल 15 है ना, तो 5 सवाल तक तो एक ही चित्र है, फिर 5 से लेकर 6 से लेकर जो 15-10 सवाल, उसमें दो दो चित्र बनेंगे, दो बार समकोण त्रिभुज आपको काम लेना। वो कोई समस्या वाला काम नहीं, अलग से नहीं, हम कर लेंगे आराम से। हमारा तो एक ही मकसद है, उन्नयन और अवनमन कोण को समझना। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा जो भी कोण बनाएगी, उन्नयन या अवनमन कोण होगा। शर्त यह है कि अगर वस्तु ऊपर की ओर है क्षैतिज रेखा से तो उन्नयन कोण है, क्षैतिज रेखा के से नीचे है तो अवनमन कोण है। इतना ही ध्यान रखना। दूसरी बात, आपको जो चीज़ ज्ञात करनी है उसको ऊपर रखना, जो दे रखा है उसको नीचे रखना। तो एक अनुपात बनेगा लाल बट्टा कक्का में, वो साइन कोस टेन कोड सेक को से कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो अब मैं अगली स्लाइड में आपको बढ़िया तरीके से दोनों की परिभाषाएं लिखवाता हूँ और आज की क्लास को क्या करते हैं खत्म। ज़्यादा अंदर चीज़ें आपको सवालों से ज़्यादा समझ में आएगी। तो बढ़िया तरीके से ये समझ लिया आपने। अगली स्लाइड में करवाता हूँ उन्नयन और अवनमन कोण। अब देखो पढ़ते हैं उन्नयन और अवनमन कोण की परिभाषाएं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं उन्नयन कोण को बढ़िया तरीके से। परिभाषाएं साथ में लिख लें, फिर दोनों के चित्र अलग अलग बना लें। तो हमारी पहली हेडिंग रहने वाली है साहब, उन्नयन कोण बोल दो या इसको 49 कोण बोल दो, बात एक ही। दो तीन सवालों में केवल और केवल बना रखा है अवनमन कोण, बाकी जितने भी सवाल है ना ऑलमोस्ट उन्नयन कोण ही है, ध्यान रखना। ठीक है, तो परिभाषा लिख रहा हूं आपके सामने, आप लिखोगे जब कोई वस्तु क्षैतिज भाग से ऊपर स्थित हो तो क्षैतिज भाग के लिखना ना, जब कोई वस्तु क्षैतिज भाग के ऊपर स्थित हो तो दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के क्षैतिज भाग के मध्य बना कोण, ऐसे लिख लो। क्षैतिज भाग के मध्य बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। परिभाषा साथ में लिखवा दूं दोनों की, फिर दोनों के चित्र अलग अलग बना दूंगा, एक इधर बना दूं एक इधर, आप अलग अलग लिख लेना। तो क्या परिभाषा उन्नयन कोण की, जब कोई वस्तु क्षैतिज भाग के ऊपर हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण, क्षैतिज भाग के मध्य बना कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। अब आप क्षैतिज भाग बोल दें, क्षैतिज रेखा बोल दें, क्षैतिज स्तर बोल दें, आधार बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है सर, ये परिभाषा आपको ध्यान होनी चाहिए। एक परिभाषा और लिखवा देता हूं, अगली है अवनमन कोण। केवल और केवल एक ऊपर की जगह नीचे स्थित हो तो जब कोई वस्तु, क्या लिखेंगे आप लोग, जब कोई वस्तु क्षैतिज भाग के नीचे स्थित हो तो दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज भाग के मध्य बना कोण
अवनमन कोण कहलाता है। ये लो साहब, दो परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी। अभी मैं चित्र आपको बना के बता देता हूँ बढ़िया तरीके से क्या है क्या नहीं। बाकी खेल सब चित्रों का है, वहाँ जो हम बनाएंगे उसमें, ठीक है। तो उन्नयन कोण, अगर कोई वस्तु क्षैतिज भाग के ऊपर है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा जो कोण बनाएगी आपके सामने वो उन्नयन कोण होगा। और अगर कोई वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित है तो उन्नयन, क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित है तो उन दृष्टि रेखा और जो आपके क्षैतिज रेखा है जो कोण बनाएगी वो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। मैं आपके सामने चित्र बना के बताता हूँ, समझने का प्रयास करना सा। हथियार है अपने पास और ये बहुत काम आएगा। अब तो तीसरे चैप्टर में तो कम काम आया था, लेकिन यहाँ हम थोड़ा ज़्यादा ही काम लेने वाले। समझने का प्रयास करना सब आराम से। मैं चित्र बना रहा हूँ, एक एक चीज़ लिख दूंगा अभी दोनों के लिए। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। ये है जो है ना, ये क्षैतिज रेखा बोल दो इसको, या इसको आधार बोल दो, एक ही वक्त, ठीक है। दोनों में से कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहां भी ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा। क्षैतिज भाग और रेखा एक ही बात होती है, ध्यान में ना। क्षैतिज रेखा बोल दो या इसको क्या बोल दो, आधार बोल दो। दो बार अलग अलग काम कर लेते हैं, क्योंकि एक बार तो मैं वस्तु को रखता हूं ऊपर, सपोज दैट वस्तु है यहां पर, ठीक है। और एक बार मैं यहां रहूंगा तो वस्तु ले लेता हूं मैं यहां पर। वस्तु का मतलब होता है जिस चीज को आप देखोगे। इसका मतलब अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मैं आग यहां बना देता हूं, ये आपकी आंख है, समझ लेना ना। थोड़े गणित वाले सर से है ना, वो डायग्राम तो अच्छे डायग्राम की तो उम्मीद क्यों ही कर रहे हो आप लोग, सही बात है ना। अच्छे डायग्राम की उम्मीद आपको करनी भी नहीं चाहिए। तो हमने क्या बनाया, क्षैतिज रेखा बनाई, और क्षैतिज रेखा से एक बार वस्तु ऊपर रख ली, क्योंकि क्षैतिज भाग के ऊपर होनी चाहिए वस्तु, और एक बार हमने रख ली नीचे। तो इसका मतलब अब आपकी जो ये आंख है ना, इस वस्तु को देखेगी, और इस वस्तु को जब ये देखेगी तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। चलो मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है, हथियार की जरूरत पड़ी नहीं। एक बार ये इसको देखेगी तो आपके सामने कुछ चीज़ें बनी हैं जो आपको बता देता हूँ। एक बार आपने नीचे से ऊपर देखा, यहाँ पर ऊपर वाली वस्तु को देख लिया। एक बार आपने यहाँ पर नीचे वाली वस्तु को यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ बन गई और यहाँ पर एक चीज़ ये बन गई। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो बढ़िया तरीके से दो हमने डायग्राम बनाए। अब कौन सा उन्नयन है कौन सा अवनमन है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी आंख ने एक बार ऊपर देखा है, एक बार क्या देखा है, नीचे देखा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, बिल्कुल। आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर क्षैतिज रेखा से वस्तु ऊपर है तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। और ये आपकी दृष्टि रेखा होगी, क्योंकि जिस आंख से आप जिस वस्तु को देखोगे वो आपकी कहलाएगी दृष्टि रेखा। क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। तो इस बार इस आंख ने इस वस्तु को देखा तो ये क्या कहलाएगी, आपकी दृष्टि रेखा। क्या कहलाएगी साहब, दृष्टि रेखा। और आपको एक ही बात है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण, इस बार कोण ऊपर की तरफ बन रहा है। इसका मतलब ये कौन सा कोण कहलाएगा, आपका उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण, क्योंकि क्षैतिज रेखा से वस्तु ऊपर है और इस बार क्षैतिज रेखा से वस्तु नीचे है। तो इसका मतलब यहाँ कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। ये लो सब भाषा हो गई पूरी। 20-25 मिनट लगे, ज़्यादा कोई समस्या भी नहीं है। एक छोटा सा लेक्चर है जो आपको ध्यान रखना। एक ही बात है कि जो व्यक्ति की आंख जिस वस्तु को देखेगी वो रेखा दृष्टि रेखा कहलाएगी, और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ही एक उन्नयन कोण और अवनमन कोण बनता है।
केवल इतना ही फर्क है, अगर वस्तु ऊपर है क्षैतिज रेखा से तो उन्नयन कोण बनेगा, और अगर वस्तु नीचे है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाएगा, आपके अवनमन कोण कहलाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को बढ़िया तरीके समझ में आ जानी चाहिए। बोले साहब, उन्नयन कोण और उनतास कोण और अवनमन कोण आपको समझ में आया या नहीं आया, या किसी प्रकार की समस्या हो तो बोलो कि सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी हमारे, तो आपको अलग से बताया जाए कि नहीं सर ये बताना जरूरी है। ठीक है, हर चीज़ आपके लिए लिख दी, दृष्टि रेखा वगैरह, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, क्योंकि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा उन्नयन कोण बनाएगी और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा अवनमन कोण बनाए। शर्त इतनी है, वस्तु ऊपर है, यहाँ वस्तु क्या है, नीचे, इतना सा ही फर्क है उन्नयन और अवनमन कोण। तो उम्मीद है कोई ज़्यादा समस्या आई नहीं होगी। इसमें एक एक नंबर के छोटे छोटे सवाल कैसे बनेंगे वो मैं इंपॉर्टेंट की सीरीज अपने आप ही लेके आ जाऊँगा। आपको जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते रहें, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे नंबर मैथमेटिक्स में आएंगे, 100 आउट ऑफ 100 कैसे आएंगे, वो मेरे ऊपर है। आप मस्त रहिए। जितनी चीज़ें एनसीईआरटी करवा रहा हूँ, पहले एनसीईआरटी की स्ट्रॉन्ग करो पूरा एकदम शानदार तरीके से, एक एक कंसेप्ट, एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चंस, थ्योरी जो लिखवा रहा हूँ पूरी याद होनी चाहिए, फिर तो मज़ा आएगा इंपॉर्टेंट करने पे भी। वरना फिर इंपॉर्टेंट करवाऊंगा, सूत्र भी याद नहीं होंगे ना, फॉर्मूला भी अगर आपको याद नहीं हुआ तो फिर मतलब नहीं रहेगा कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, कुछ समझ में भी नहीं आएगा आपको। सीधे सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, बढ़िया तरीके से 4 एग्जाम्पल करते हैं। सब खेल चित्र का है, चित्र आपने बनाना सीख लिया, मान के चलिए आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और एक एक चीज़ मैं चाहता टेबलेट पे समझा सकता था, क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं, अभी तो छोटे छोटे आ रहे हैं और लिखने पड़े, लेकिन कोई समस्या नहीं, आपको समझाने के हिसाब से सारा काम आपको करना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 1 की सुनिए, जैसा वो बोलेगा वैसे वैसा हमें करना है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अब धरती का मतलब क्या होता है, वो क्षैतिज रेखा भी है, वो क्षैतिज स्तर भी है, वो आपका आधार भी। तो पहले जो इसने बोला है ना, पहली लाइन जो बोली है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हम इसने बोला है साहब, ये आपकी एक धरती है, क्षैतिज रेखा होगी, क्योंकि बिना क्षैतिज रेखा कोई कोण ना तो उन्नयन बनेगा ना अवनमन बनेगा। ठीक है सर, ठीक है, जैसा ये बोलेगा वैसे वैसे हमें चित्र बनाना है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार क्या होता है, कोई टावर वगैरह हो गया। तो हमने क्या कह दिया साहब, इसने जैसा बोला हमने उसके हिसाब से एक मीनार खड़ी कर दी। यहाँ पर क्या कर दी साहब, एक मीनार। पहले धरती बनाई, इस धरती के ऊपर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी कर दी। ठीक है, मैं चित्र ज़्यादातर यही बनाऊं क्योंकि हमने ज़्यादातर चित्र यही बनाए। इधर ही चित्र अगर किताब में कुछ भी दे रहेगा तो भी मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, आप ध्यान देना। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, इस धरती के ऊपर कोई बिंदु ले लियो, हमने सपोज दैट यहाँ एक बिंदु ले लिया। जैसे ही मैंने नाम दिया तो इसको मैं ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, और धरती के ऊपर एक बिंदु ले लिया सी, और ये 90 डिग्री कोण तो बनेगा। क्योंकि लाल बट्टा कक्का अगर आपको लगाना है, कोई भी अनुपात आपको त्रिकोणमिति के लगाने, तो आपको लंब बटा बिना समकोण त्रिभुज के लगेगा भी नहीं। तो हमने आपने मीनार को नाम दिया ए बी, और धरती के ऊपर एक बिंदु। धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार का पाद बिंदु होता है, ध्यान रखना। ये मीनार का शिखर है, ये मीनार का पाद बिंदु है। ये मीनार का शिखर है, ये मीनार का पाद बिंदु है, या मीनार का तल है। दो बातें आपको ध्यान रखनी, आगे भी बहुत वर्ड आएंगे। कोई भी जो चीज है उसका ऊपर वाला भाग उसका शीर्ष यानी कि शिखर कहलाएगा, नीचे वाला पाद बिंदु यानी कि उसका तल कहलाएगा। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, इस मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है ये बिंदु, 15 मीटर। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है साहब वो कितनी है, 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये बिंदु इस मीनार के शिखर को देखेगा। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका मतलब मुझे इस रेखा को क्या करना पड़ेगा साहब, मिलाना पड़ेगा। इस रेखा को क्या करना पड़ेगा, मुझे मिलाना पड़ेगा। तो मैं इसको इससे मिलाने वाला हूं। जैसे ही मैंने मिलाया तो ये जो कोण बना है, ये कोण इसने बोला है कितने डिग्री, 60 डिग्री। कितने डिग्री बोला, 60। पहला सवाल है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हर चीज समझ में आ जाएगी। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई, क्या मीनार की ऊंचाई ये है क्या, और जो ज्ञात करना है ऊंचाई का मतलब हमेशा ही एच ही होता है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, एच मान लें। क्या मेरे लाल और लालियों को ये बातें समझ में आई या नहीं?
जैसा उसने बोला उसके अकॉर्डिंग चित्र बनाए। मैं किताब से पूरा ही हटकर करूँ, किताब की तरह पूरी भाषा भी नहीं लिखूँ, कोई मतलब नहीं उसका लिखने का। सवाल को एकदम सरलता से समझाया जाएगा, एकदम सरल भाषा के अंदर, ठीक है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी, ये मीनार हमने ए बी खड़ी की। धरती के एक बिंदु से, धरती का एक बिंदु है यहाँ पर, जो मीनार के पाद बिंदु से, इस मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से आप यहाँ खड़े हो गए ना, आप यहाँ खड़े हो गए, इसका मतलब आप ऊपर देखोगे, आपकी आंख इसको देखेगी, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा उन्नयन कोण बना रही। उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप बोल सर ये है, तो ये तो है ही नहीं ना, इसका कोई मतलब नहीं। हमने एक ही बात की थी। पहले तो आप लिखेंगे जो चीज आपको ज्ञात करनी उसको हमेशा मानेंगे। आप लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई ए बी, मीनार की ऊंचाई ए बी है ना, बिल्कुल, उसको हमने मान लिया h मीटर। क्या मान लिया हमने? h मीटर मान लिया। ज़्यादातर सवाल मीटर में है, तो मीटर भी दे रखा था, हमने मीटर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। और ये हो गया। अब ज़्यादा लिखना नहीं है। BC जो है वो कितना है? 15 मीटर। BC कितना है आपके? 15 मीटर। भाई B से C की दूरी, अब ऐसा मत लिखो कि मीनार के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी, केवल BC लिख दें। और एक थीटा बना है, थीटा हमारे पास उन्नयन कोण बना है, तो हम इसको बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे साहब? उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण को हम थीटा बोलेंगे। और उन्नयन कोण कितना बना है? 60 डिग्री। मैं एकदम सरलता से करवाऊंगा। किताब की अगर आप बातें देखेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगी, चित्र भी आपको समझ में नहीं आएगा। एक एक चीज़ कंसेप्ट देखते जाएं। सारे 22 सवाल, 7 एग्जाम्पल, 15 सवाल दिमाग में छप जाएंगे सीधे सीधे, अगर आपने रेगुलरिटी से पढ़ाई कर ली तो। चलिए सर, हो गया यहाँ तक काम, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज आपके सामने, आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में, पाइथागोरस पर में नहीं लगाना, ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज ABC में। हमने कल की क्लास में क्या बात की थी साहब? हमने ये ज्ञात किया था चित्र बनने के बाद या तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा या दो बन जाएंगे। दो बनेंगे तो भी कोई समस्या नहीं। अभी एक एक कई सवाल है। आज की क्लास में एक एक चित्र है, कल की क्लास में दो चित्र आएंगे, तो कल देखना आप, बड़े मजा आएगा। दो चित्र, 2 बार समकोण त्रिभुज लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, हमने कल एक बात डिस्कशन की थी कि जो चीज ज्ञात करनी उसको ऊपर रखना, जो दे रखा उसको नीचे रखना। अपने आप ही लाल बट्टा कक्का से क्या बन जाएगी? चीजें बन जाएगी। लाल बट्टा कक्का सबको याद है, मैं लाल बट्टा कक्का बोल रहा हूँ तो हाथों हाथ होना चाहिए कि साइन थीटा का मतलब होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण जैसे ही अनुपात बना साइन थीटा याद आ जाना चाहिए। कर्ण बटा लंब बन गया तो कोसेक थीटा याद आ जाना चाहिए। आधार बटा कर्ण बन गया तो कोस थीटा याद आ जाना चाहिए। कर्ण बटा आधार बन गया तो सेक थीटा याद आ जाना चाहिए। लंब बटा आधार बन गया तो टेन थीटा याद आ जाना चाहिए। और आधार बटा लंब बन गया तो कोट थीटा याद आ जाना। मैं लाल बटा का लिखूंगा भी नहीं, इस बात को ध्यान रखना, आप दिमाग में रखेंगे। इतनी बात मानेंगे मेरे शेर और शेर नहीं? बिल्कुल, यहां तक कन्फर्म। दूसरी बात, जो चीज ज्ञात करनी उसको ऊपर रखो, जो दे रखा उसको नीचे रखो। आप इस चित्र को ध्यान से देखो, ये थीटा है, थीटा के हिसाब से ये लंब है, ये आधार है, ये क्या हो गया? कर्ण। कर्ण से हमें कोई मतलब नहीं, जो नहीं दे रखा उसके ऊपर हम जाएंगे नहीं। हमें तो 3 चीजें, 1 2 3, हम इन 3 चीजों से खेल खेलने वाले हैं। हमें कोई मतलब नहीं, जो नहीं दे रखा उसको छोड़ो। तो थीटा के सामने लंब है, तो लंब आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब साहब लंब आपका रहेगा ऊपर। लंब आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो लंब आपका रहेगा ऊपर बटा में, और आधार आपको दे रखा है तो आधार आपका क्या रहेगा? नीचे। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो जो ज्ञात करना उसको ऊपर रखा, तो थीटा के हिसाब से लंब ज्ञात करना, और आधार क्या है आपको दे रखा। चलिए सर, तो लंब बटा आधार जो लाल बटा का काम में होता है वो होता है आपके पास टेन थीटा। पक्की बात है, लाल बटा का काम है, आपको याद आ जाना चाहिए, बिल्कुल। अब आप जो जो मान है वो रख दें, तो यहां से हो जाएगा टेन थीटा बराबर, इस चित्र में लंब का काम ए बी भुजा कर रही, बिल्कुल। थीटा की जगह मान है ना, तो थीटा तो कितना है? 60 डिग्री, तो थीटा तो रख दो 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? ए बी भुजा है, और आधार कितना है? BC भुजा है। ठीक है, तो टेन 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी कितना है? H, और BC कितना है? 15। तो इसके बटा में 1 है, तो ये तो हो जाएगा इससे गुणा, और ये हो जाएगा इससे गुणा। तो 1 को S से गुणा करोगे H आ जाएगा, 15 को √3 से गुणा करोगे तो 15√3 आ जाएगा, और वो आ जाएगा मीटर। ये लो साहब, आपका उत्तर आ गया। क्या आ गया आपके पास? उत्तर आ गया है। मेरे हिसाब से प्रत्येक लाल और लाली को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, और आप लिख सकते हैं अतः।
अतः मीनार की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर होगी। अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर होगी। अब मुझे पता नहीं किताब वाले ने इतनी बातें क्यों लिखी है। आइए पहले हम प्रश्न को निरूपित करने के लिए एक सरल आरेख बनाए दे। क्या करती 9.4, जहाँ ए बी मीनार की ऊंचाई कुछ भी मतलब नहीं। ये आप करें। मेरे पढ़ाए बच्चों के 100 में से 100 हर साल आते हैं, 4-5 बच्चों के आते हैं, कोई समस्या नहीं, मस्त होकर पढ़े, कोई समस्या आपको आएगी। चित्र बना, चित्र बनने के बाद जो बातें दे रखी उसको लिखें, शॉर्टकट में लिख दें ए बी बराबर, जो ज्ञात करना उसको मान लें। उन्नयन कोण थीटा लिखते हैं 60 डिग्री, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब ज्ञात ये क्या है, मैंने क्या बोला था, थीटा है तो थीटा के सामने ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, लंब आधार कर्ण। जो नहीं दे रखा उससे हमें कोई मतलब, हमें तीन चीज़ों से खेलना है। एक दिमाग में था कि जो ज्ञात करना वो ऊपर होना चाहिए, जो दे रखा वो नीचे होना चाहिए, जो ज्ञात करना ऊपर होना चाहिए, जो दे रखा वो नीचे। तो लंब आपको ज्ञात करना, आधार आपको दे रखा है, तो लंब बटा आधार टेन थीटा बना, टेन थीटा की जगह 60 डिग्री। लंब का मतलब ए बी भुजा है तो हमने ए बी रखा, आधार का मतलब बी सी भुजा है तो बी सी रखा। ए बी को हमने एच बोल रखा है बिल्कुल, और बी सी की जगह 15 है। टेन 60 का मान √3, कोई ऐसा दिमाग आना ही नहीं सर, ये कहाँ से है, पढ़ा रखा है भाई, ठीक है। तो ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो h बराबर 15√3 मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर होगी। ये है साहब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशंस, जो मैंने एक लाजवाब तरीके से आपको करवा दिया है। पूरा किताब से हटकर, किताब की भाषा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी समझ में आपको आएगा नहीं, ये मेरी गारंटी। इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। ये है एग्जाम्पल नंबर 1 का बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस। स्क्रीनशॉट वगैरह लो, यही करना है, किताब के चक्कर में मत रहना। इसीलिए मैं पहले एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस तो ज़्यादा टीचर करवा देते हैं। आप कोचिंग मेरे स्कूल में कर लेते हो, ये 7 एग्जाम्पल बच्चे करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं कि टीचर कह देते हैं घर पे कर लेना। वो ना आप बार बार पूछते हो, ना टीचर करवाते हैं, टीचर आगे से क्यों करवाए। तो पहले एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, तो ध्यान से देखें एक एग्जाम्पल को, एक एक चीज़ को समझे, ठीक है। ये है साहब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशंस। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह बढ़िया तरीके से, और फिर हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। 4 एग्जाम्पल करते हैं, फिर 3 करेंगे कल के क्लास में। एक एक एग्जाम्पल इतनी बारीकी से आपको समझाया जाएगा हर चीज़। पहले बढ़िया शानदार सा डायग्राम बनाएंगे, हर चीज़ आपके लिए लिखेंगे। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट, मेरे हिसाब से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। बढ़िया तरीके समझ लिया, बढ़िया तरीके एग्जाम्पल नंबर 1 करो। अगली स्लाइड में आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको जब देखने में लगेगा ना सर कि ये क्या लिखा हुआ है, इतनी भी कोई भाषा होती है क्या? हाँ तो भाषा है, भाषा से चित्र बनाने पड़ेंगे आपको, भाषा से चित्र बनेगा और चित्र से फिर सवाल होगा। पहले चित्र है, भाषा पढ़ते, 2 सवाल है एक्चुअली इसमें, इसीलिए पूछ ला। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी। कोई बिजली का खंबा है, तार लगे हुए, अब तार में सपोज आपके घर में लाइट आ रही और तार वहां से हल्का सा इधर उधर हो गया और आपके घर में क्या हो गई, लाइट चली गई, ठीक है, समझ रहे हो। अब जब लाइट चली गई है तो उस तार को सही करने के लिए खंबे के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अब खंबे के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। सीढ़ी समझते हो ना, सीढ़ी, लेडर जिसको बोला जाता है, सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सीढ़ी ऐसे तो है नहीं कि सीढ़ी पूरी की पूरी तारों के ऊपर रखी जाएगी। सीढ़ी थोड़ी सी जहाँ से तार होता है ना उससे नीचे रखी जाती है, ताकि आप ऊपर खड़े होगे, क्योंकि बराबर अगर तार के रख दी तो आप ऊपर हो जाओगे, तार नीचे रह जाएगा। इसका मतलब सीढ़ी अगर सपोज डेट यहाँ सपोज डेट ये आपका एक खंबा है, ये आपका एक खंबा है और खंबे में तार यहाँ लगे हुए, तो सीढ़ी आपको यहाँ लगानी पड़ेगी ताकि आप यहाँ पैर रख के यहाँ खराबी सही कर सको। आप यहाँ थोड़ी लगाओ, तार के ऊपर सीढ़ी थोड़ी लगा सकते हो, फिर पैर यहाँ रखोगे तो आपका तो सर ऊपर चला गया, करंट वगैरह आएंगे। इसका मतलब सीढ़ी थोड़ी सी नीचे होगी। अब कितनी होगी वो सवाल ने दिया होगा, देखते हैं। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी। पहले पूरा सवाल पढ़ते हैं, फिर वापस पढ़ के चित्र बना दूँ। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के सीकर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। मैंने अभी बोला था ना, ये अगर खंबा है तो आप यहाँ सीकर से 1.3 नीचे ही रखोगे, यहाँ सीढ़ी ऊपर नहीं रखनी, नीचे रखनी। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो सीढ़ी रखेंगे तो सीढ़ी हमेशा ऐसे तिरछी रखी जाती है, आपको बताओ। तो सीढ़ी की लंबाई आपको ज्ञात करनी। एक सवाल तो ये हो गया कि आपको लंबाई बतानी किसकी, सीढ़ी की। मैं लगा देता हूँ एक बार, किसकी लंबाई, प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई। एक सवाल तो ये। आगे क्या बोला है,
जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। अब CD को क्षैतिज के साथ यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, वो 60 डिग्री का बनाएगी। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर CD के पाद बिंदु से, इसका मतलब खंबे और ये CD जो आपने लगाई यहाँ पर तिरछी, ये सपोज दैट ये खंबा है और खंबे के सामने आपने यहाँ CD लगाई, तो ये और ये दूरी भी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी। बढ़िया तरीके से शानदार डायग्राम बनाते हैं, समझते जाना साहब। जो इसने बोला उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे और काम इजी वे में आपका हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो हम बनाएंगे जमीन। क्या बनाएंगे साहब, जमीन बनाएंगे। और जमीन के बिना तो ऐसे कुछ होता ही नहीं, क्योंकि खंबा वगैरह रोपोगे कहाँ पे। ये हमने बना दी जमीन। ये आपका एक क्षैतिज स्तर है और इसके ऊपर एक खंबा लगा हुआ है, तो खंबे को बना देता हूँ। ठीक है, यह हमने एक बना दिया खंबा, यह हमने एक खंबा बनाया। ठीक है, अब मैं एक बार नाम दे देता हूँ खंबे को, नाम बाद में दे देंगे। चलो अब आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, जो जो बोला इसने उसके अकॉर्डिंग काम करते जाना है। हमें थोड़ा सा धैर्य से काम करना होगा, क्योंकि गलती हम करना नहीं चाहते। और ये जो खंबा है ना, ये वाला, इस खंबे की जो टोटल ऊंचाई है, मैं एक बार आंसर को ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। इस खंबे की जो टोटल ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, वो है सब 5 मीटर। कितनी है सर, 5 मीटर। समझते जाना, आराम से कर लें, कोई समस्या नहीं। मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ, मुझे समय लगाना। अगर समय लगाकर आपको सवाल समझ में आए तो बहुत अच्छा समय, और समय नहीं लगाकर आपको समझ में नहीं है तो उस समय का करोगे क्या, और समय पड़ा रहेगा, मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लग रहे हैं, किसी टीचर को 10 मिनट लग रहे हैं, मैं 20 मिनट लगा रहा हूँ और जानबूझ कर लगा रहा हूँ। टाइम है मेरे पास, आराम से काम करवा रहा हूँ। ये आपके पास खंबा है और खंबे की दे रखी है आपको नंबर। अब यहाँ तार लगे हुए, सपोज तार तो मैं बना देता हूँ, बाकी तारों की कोई ज़रूरत है नहीं, आप चाहो तो यहाँ बना सकते हो। ये आपके खंबे के क्या है, तार। ये तार है, आप ऐसे समझ लें 2 तार बने वैसे। ठीक है, इनको चाहो थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ये बनाने। ये तो आपके तार है और ये खंबे। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, इससे थोड़ा सा नीचे हमें 1.3 मीटर पर यहाँ कोई बिंदु लेना। सपोज हमने यहाँ ले लिया, यहाँ बिंदु ले लिए, तो इस बिंदु को मैं A नाम दे रहा हूँ, इस बिंदु को मैं B नाम दे रहा हूँ, इस बिंदु को C नाम दे रहा हूँ, और यहाँ बिंदु दे देता हूँ D, क्योंकि CD मुझे यहाँ रखनी। उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे। इसका मतलब साहब कि ये खंबे से कितने मीटर नीचे की बात कर रहा है, 1.3। यहाँ से यहाँ तक ये कह रहा है कि मुझे कितना नीचे रखना है, 1.3। एक काम करना पड़ेगा, मुझे एक बार के लिए थोड़ा सा इधर वाली चीज़ें मिटानी पड़ेगी, वरना हो रही गड़बड़ मेरे। रुकना भाई एक बार, है ना, नाम वगैरह देते हैं बाद में, समझने का प्रयास करना, क्योंकि वरना हो जाएगी गड़बड़। मुझे साफ सुथरा काम करना है ताकि हर चीज़ समझ में आए। किताब वाले ने चित्र दिया, ध्यान रखना, लेकिन मैं किताब वाला चित्र काम में ले नहीं रहा हूँ, उत्तर वाला ऊपर की बात कर रहा हूँ, समझना थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान देते रहना एक एक चीज़ का। और यहाँ हम बिंदु नाम दे देते हैं पहले, फिर बाद की बात कर लेंगे। A, फिर B और फिर C, और फिर हमने एक D नाम दे दी। अब ये जो है ना, यहाँ इस से नीचे एक CD लगा दी, पहुँचे जहाँ तक पहुँच ले प्रयुक्त CD की लंबाई, ये आपको एक CD लगा दे कर दे दी इसने। ठीक है, चाहो तो बड़ी रख दो, चलो यहीं रख देते। ये आपकी एक CD, ठीक है, ये हो गया आपकी एक CD। धीरे धीरे समझना, एकदम कोई हड़बड़ाहट वाला काम है ही नहीं, कहाँ जाना है हमें। ठीक है, ये आपने एक CD बना दी। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक CD। क्या है ये, CD। ठीक है साहब, तो ये 90 डिग्री बन गया, बिल्कुल साहब 90 डिग्री बन गया। अब आपको क्या दिया गया वो समझ रहे। ये तार है, इस तार से 1.3 मीटर नीचे, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा तो टोटल जो लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ तक की टोटल पूरी खंबे की जो लंबाई है वो तो है साहब 5 मीटर। कितनी है, 5 मीटर। और इस बिंदु से नीचे की जो बात कर रहा है, ये जो बिंदु, ये जो नीचे की बात कर रहा है, ये वाले, वो है 1.3 मीटर। ठीक है, ये हो गया, यहां तक हो गया। ये 1.3 है, ये 5 है, तो कोई बता सकता है ये नीचे कितना बचा होगा।
यहाँ से यहाँ तक ये कितना बचा होगा आपको सर? ये तो बच गया 3.7 बच गया आपको सर। ये कैसे हुआ? तो सिंपल ही है भाई, अगर पूरी लंबाई 5 है, ऊपर 1.3 बच गई तो नीचे कितनी बचेगी? 3.7 ही बचेगी। मैं पूरा बताऊंगा आपको। ये पहली बात तो बताओ, चित्र समझ देखो। इसने जो बोला, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे, तो जमीन के ऊपर ये खंभा बना है 5 मीटर, आगे बिजली की ऊंचे खंभे, आगे खराबी की मरम्मत करनी, इसके ऊपर खराबी की मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के सीकर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई, तो हमने सीढ़ी लगा दी। अब ये सीढ़ी यहां चढ़ के जाएगा। सीढ़ी सीधी नहीं होती, सीढ़ी हमेशा ऐसे होती। ये सीढ़ी होगी, यहाँ 1.3 है, ये पूरा 5 है, ये 1.3 है, तो ये 3.7 बचा। अरे पूरे में से ऊपर वाला माइनस कर दो, नीचे 3.7 बच गया, जिससे कि 37 के साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? यहाँ जो ये 37 कोण बना रही है साहब, वो 37 कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का बना रही। झुकाने पर 37 अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। पहली बात तो सीडी की लंबाई ज्ञात करना, मतलब मुझे बीडी ज्ञात करना, और इस बीडी को मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ मान लेता हूँ। जो मुझे ज्ञात करना होता है, ऊंचाई होती तो h मानता, लेकिन मैं इसको मान लेता हूँ x। क्या मान लेता हूँ? ये मेरा x है, ठीक। इसको मैंने क्या मान लिया? x। और ये भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु, क्या खंबे का पाद बिंदु ये नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल है सर। खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीडी के पाद बिंदु से होना चाहिए? तो खंबे का पाद बिंदु ये, तो सीडी का पाद बिंदु ये, तो ये दूरी भी आपको ज्ञात करनी है। तो इस दूरी को हम मान लेते हैं y। क्या आपको चित्र समझ में आया? मुझे पता नहीं XYZ किताब वाले ने क्या बनाया, मैंने एकदम साफ सुथरा डायग्राम बनाए, ये मेरी पक्की बात है। मैं कह रहा हूं मैं टाइम लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये भी लिख दूं कि ये जो है ना, ये आपके तार है। क्या है? तार। क्या है? ये तार बने हुए, और तार में ही खराबी आती है, खंबे के ऊपर खराबी थोड़ी आती। खंबे में क्या खराबी होगी? तारों में खराबी होती है, तभी लाइट नहीं आती है सर। तो ये आपके सामने है चित्र। मेरे हिसाब से कोई समस्या वाला काम होना नहीं चाहिए। अब कुछ चीजें हैं जो आपको माननी है, तो आप लिखेंगे माना। माना सीडी की लंबाई, सीडी की लंबाई है बीडी। हमने कितनी मान ली? x मीटर। तथा पाद बिंदु की दूरी है ना, और आप ये लिख सकते हो खंबे तथा सीडी के बीच की दूरी, और वो क्या है? सीडी है, बिल्कुल सीडी। उसको हमने मान लिया y मीटर। क्या मान लिया साहब हमने? y मीटर। क्या प्रत्येक लालो लाली को यहाँ तक मानने वाली चीज़ें जो हमें ज्ञात करनी है वो लिख दी, ठीक है। और दे क्या रखा है? और दे रखा आपको खंबे की ऊंचाई दे रखी। अब चित्र हर बार हम यही बनाएंगे नीचे, लेकिन फिर आगे सॉल्यूशन आराम से हो जाए। खंबे की ऊंचाई टोटल है a से लेकर c तक, तो खंबे की ऊंचाई हो जाएगी AC बराबर कितनी है? 5 मीटर। और AB कितना दे रखा आपको? AB कितना दे रखा है? 1.3 मीटर, ठीक है साहब, समझना। यहां तक हो गया। और ये जो BC है, अगर मुझे BC निकालना है ना, आप लिखेंगे अतः BC बराबर हो जाएगा AC माइनस AB। अगर मुझे ये BC निकालना है, तो अगर मैं पूरी वाली लाइन में से ऊपर वाला माइनस कर दूं, पूरी वाली लाइन में से ऊपर वाला माइनस कर दूं, पीछे ये तो बचेगा। और अगर मुझे BC निकालना है, तो पूरी लाइन तो है 5 और AB है 1.3, तो मैं कह सकता हूं कि BC आ जाएगा 3.7 मीटर। और एक चीज और दे दी साथ में, उन्नयन कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। बोलो सर, क्या प्रत्येक लालो लाली, मैं तो एक बात कह रहा हूं हमको सीधे सिंपल से कंसेप्ट में सर, मेरे लालो लाली एक बात समझना,
चित्र बन गया, सवाल खत्म। चित्र बन गया, सवाल में कुछ भी नहीं। ये बातें जो लिखी है ना वो देखा देख लिखी इसकी पूरी। चलिए सब, अब समकोण त्रिभुज तो एक ही है, देखो एक ही त्रिभुज, क्योंकि ये तो होगा नहीं सम त्रिभुज है, पूरा लेना नहीं, क्योंकि समकोण त्रिभुज ये होगा BCD। आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज BCD में, और इसने बोला है कि जो ये √3 है ना, √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है। सही, चित्र वाले किताब वाले ने चित्र दिया है, लेकिन मैंने पूरा उल्टा बनाया। हाँ 1.73 बिल्कुल ये दिया है इसने कि √3 का मान आपको ये लेना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना, काम में ले लेंगे √3 को √3 रखो या वैसे मान रखना तो रख दें। ठीक है सर, अब समझ लो एक ही बात आपको बता रखी है, अगर ये थीटा है, ये क्या है थीटा, थीटा के सामने ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है कण। अब किताब वाले ने कैसे किया आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, मैं ना तो उसकी सुनूंगा ना बात, मैं तो अपने कंसेप्ट के ऊपर अडिग रहने वाला हूँ। एक ही दिमाग, मुझे x ज्ञात करना है, पहले y की बात, पहले CD की लंबाई बोला है, फिर ये ज्ञात कर लेंगे ये कितनी दूरी। ठीक है, तो होगा क्या कि ये थीटा है, थीटा के सामने ये लंब हो गया, ये कण हो गया, तो कण मुझे ज्ञात करना, लंब मुझे दे रखा है, कण मुझे ज्ञात करना, लंब मुझे दे रखा है। तो मेरे पास जो अनुपात बना है साहब वो बन गया है कर्ण बटा लंब का। क्या मैं सही बात कह रहा हूं? थीटा के हिसाब से ये लंब है, ये कर्ण है, तो मुझे कर्ण ज्ञात करना, तो जो ज्ञात करना उसको ऊपर रखो, जो दे रखा उसको रखो नीचे। तो कर्ण बटा लंब क्या होता है सर? कर्ण बटा लंब होता है सर, आप कहोगे सर कर्ण बटा लंब तो हमें सुना है कि कोसेक थीटा होता है, तो बिल्कुल लाल बटा कक्का में क्या होता है? कोसेक थीटा ही होता है, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा कोसेक की जगह कोसेक, थीटा की जगह हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा 60 है ना। कर्ण का मतलब हो जाएगा BD भुजा, कर्ण का मतलब हो जाएगा BD भुजा, और लंब का मतलब हो जाएगा BC भुजा। कौन सी भुजा हो जाएगी? BC भुजा। कोसेक 60 का मान होता है साहब 2/√3, क्या होता है? 2/√3। BD का मतलब हमने क्या मान रखा? x मान रखा, तो x ले लो, और BC का मतलब 3.7 ये रहा, BC का मतलब हो जाएगा 3.7। एक चीज दिमाग में रखना, जो ज्ञात करना उसको ऊपर रखो, जो दे रखो उसको नीचे, अपने आप ही लाल बट्टा कक्का कुछ ना कुछ बना देगा, और मान सबके ही, कोई सिंपल वाली बात। वज्र गुणा करो, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो गुणा करोगे तो √3x हो जाएगा, और 2 गुणा 3.7 हो जाएगा, √3x हो जाएगा। इसको इससे गुणा करोगे तो 7 पॉइंट आएगा 4, और x बराबर आ जाएगा 7.4 बटा में √3। हर का परिमेयकरण नहीं करना इस बार, रूट में कभी भी वैल्यू दिखे हमें हर का परिमेयकरण करना, बट √3 का मान इसने दिया वो आपको रखना पड़ेगा। तो x बराबर 7.4 बटा में 1.73। एग्जैक्ट जब आप भाग लगाओगे तो अगर मैं लगभग वैल्यू की बात करूं तो 4.28 आएगी, कितनी आएगी वो भी देखनी पड़ेगी। हाँ 4.28 मीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना उत्तर। अब आप जब भाग लगाएंगे तो भाग देख के देख लेना, किताब की देर मैंने लिख दिया सीधा, कोई समस्या वाला काम है नहीं सर। बोलो सर, ये आ गया? ठीक है, अब आप लेंगे समकोण त्रिभुज। चूंकि समकोण त्रिभुज BCD में, वापिस सेम त्रिभुज लेना BCD, लेकिन इस बार ज्ञात करने वाला कुछ अलग है। क्या ज्ञात करना है सर? ये तो हमने ज्ञात कर लिया, इस बार ज्ञात ये करना है। तो थीटा के हिसाब से आधार ज्ञात करना है, लंब दे रखा, आधार ज्ञात करना, लंब दे रखा है। तो हमारा कंसेप्ट जो लगेगा वो लगेगा साहब आधार बटा लंब वाला। क्या लगेगा? आधार बटा लंब, और आधार बटा लंब लाल बटा का काम में क्या होता है? कोड थीटा होता है। क्या होता है साहब? कोड थीटा होता है। तो यहाँ से अब तो सिंपल है, अरे आधार बटा लंब तो समझ गए ना, कोड थीटा बिल्कुल। तो यहाँ से तो आपके पास बनेगा कोट थीटा की जगह 60 डिग्री। आधार वाली कौन सी भुजा? CD। कौन सी भुजा है? CD, और लंब वापस आ जाएगा BC। लंब वाली कौन सी भुजा हो जाएगी? BC भुजा हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। तो कोड 60 का मान कितना होता है? कोड 60 का मान होता है साहब 1/√3।
CD का मतलब हो गया y और BC का मतलब हो गया 3.7, ये इससे गुणा ये इससे गुणा, तो √3y बराबर 3.7 ही होगा, एक से गुणा होने पर y का मान आ जाएगा 3.7 बटा √3, 3.7 बटा √3 का मान ये 1.73, y का मान 2.14 मीटर। ये है सही। लगभग की बात कर रहा है तो लगभग मान ही आपको लिखना है। क्या करना है आपको? लगभग मान ही आपको लिखना है। ये लो सब, ये आपके पास आ गया उत्तर। अब मुझे पता नहीं किताब वाले ने क्या रामायण की होगी, आई डोंट नो। मैं जो बात बता रहा हूँ मैंने एकदम क्लियर कट वर्डों में लिखा आपके लिए, इधर उधर भी बात आपके लिए की नहीं। कुछ अते वाली लाइन है जो आपको नीचे लिखनी, मैं साइड में लिख रहा हूँ। आप लिखेंगे अते, अते CD की लंबाई, अते CD की लंबाई ये रही 4.28 मीटर होगी। ये लगभग मान है, सारे ध्यान रखना, मीटर होगी। तथा खंबे तथा CD के बीच की दूरी 2.14 मीटर होगी। ये है सर आपके साथ ये पूरी लाइन। इन दोनों, ये आप कहोगे सर ये दोनों साथ में लेने या नीचे लिखना, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों त्रिभुजों को साथ में ले सकते हो। अपने पेज के आधा हिस्से को इधर आधा हिस्सा इधर, फिर पूरे के नीचे ये लिख दें। और चाहो तो आप यहाँ ही भी लिख सकते थे, अतः CD की लंबाई 4.28 मीटर होगी, और यहाँ लिख सकते अतः खंबे तथा CD के बीच की दूरी 2.14 मीटर होगी। वो आपके अकॉर्डिंग है। कम से कम इतनी भाषा तो आप खुद बनाना सीखें कि हर बार इतना टीचर के बहाने कहने के ऊपर नहीं चलें कि आपको समझ नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैंने इस सवाल में आपको ऐसे कोई बात हो जो आपको समझ में नहीं है। इतना बड़ा सवाल था, उसका सॉल्यूशंस बड़ा शानदार किया, चित्र भी बनाया तो एकदम शानदार, एकदम सटीक और एकदम साफ सुथरा चित्र बनाए। हर चीज़ आपको नजर आ रही, इसीलिए 3-3 पेन यूज कर रहा हूँ, ब्लैक, ब्लू और ब्लैक। हर चीज़ लिखूंगा ना, क्योंकि आगे चित्र 2-2 बन जाएंगे साथ में, तो फिर गड़बड़ करेंगे ना, तो 2-2 में फिर समझ में नहीं आएगा चीज़ें। तो ये सामने ये जो जितनी भी चीज़ें हैं इसके देखा देगा आपको लिखनी यहाँ तक। फिर समकोण त्रिभुज लेना, एक ही बात हमेशा, जो ज्ञात करना उसको ऊपर, जो दे रखा उसको नीचे, जो ज्ञात करना उसको ऊपर, जो दे रखा उसको नीचे रखो। लाल बटा का कुछ ना कुछ बना देगा, और टेबल से आपको मान याद होना चाहिए। कोसेक 60 2 बटा √3 ही होता है, याद होना चाहिए आपको। बढ़िया तरीके से ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, और मैं तो आपको कहूँगा फेयर कॉपी के अंदर काम करें। कोई समस्या वाला काम हो तो बोलो। स्क्रीनशॉट वगैरह लो। पहली बात तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, एक एक चीज़ आपको समझा दी गई। ये अलग अलग है, ये जो चीज़ें हैं इसके जस्ट नीचे लिखने, ध्यान रखना। क्यों? जगह है तो जगह के हिसाब से काम मुझे करना पड़ेगा। ये अप्रोक्सीमेट मान है, इसका मान जब आप लिखोगे, आप चाहो तो इतना भी लिख के आओगे, थोड़ा हर का परिमाण कर दोगे तो भी उत्तर सही है। बाकी किताब वाले ने बोल दिया √3 आप मान लो, तो जिस सवाल में बोले वहाँ ले लिया करो। सवालों में तो किसी में नहीं बोला, पीछे 15 सवालों में तो, लेकिन वहाँ बोला जो तार है CD है, खंबा मैंने लिखा नहीं ऐसी, एक ही बात है, कोई समस्या है नहीं। वैसे मैंने यहाँ लिखा है ना, खंबे की ऊंचाई ऐसी बराबर लिखा है। सारी चीज़ें वैसे भी क्लियर कट नजर आ रही है आपको। उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है साहब? क्या कह रहा है? एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, एक मीनार खड़ी है समतल जमीन पर, की छाया, तो कोई चीज़ खड़ी होगी तो आप जहाँ खड़े हो सूरज पीछे, छाया तो आगे पड़ेगी, किधर ना किधर छाया पड़ेगी, ठीक है सर। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। पहले छाया है, फिर छाया और लंबी हो गई, जितनी थी उससे और लंबी होगी। कितनी मीटर लंबी होगी? 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। जबकि सूर्य का 29 कोण उन्नयन कोण पहले 60 डिग्री था, सूर्य थोड़ा आ गया है तो छाया थोड़ी सी बढ़ गई। 29 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बीच में कुछ ऐसी बातें दे रखी है अथवा अर्थार्थ करके, वो आपके जब एग्जाम में सवाल आएगा ना, उस दिन वो कभी भी बात आएगी नहीं, इस बात को ध्यान रखना। तो हमें क्या करना है, पहले जो बातें बोली गई है उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा चित्र। तो बनाते हैं सर, जैसा बोलता हूँ मैं तो वैसा करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। चलिए सर, पहले तो समतल जमीन बना लो, बिल्कुल समतल जमीन। ये लो, जमीन बनाने में कौन सा जोर आएगा आपको? ये बना दी जमीन, और इस जमीन के ऊपर बना दो आप मीनार। क्या बना दो? मीनार। ये हमने बना दी मीनार।
मीनार को नाम भी दे दो ए और यहाँ नाम दे दो बी। अगर ये मीनार है तो ये मीनार की छाया है, बिल्कुल छाया। लेकिन छाया अभी जितनी थी ना, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती। ये क्या होगा कि थोड़ी सी छाया आगे बढ़ जाएगी। छाया क्या होगी, आगे जाएगी साहब, जिस पॉइंट से थी ना 40 मीटर दूर चली जाएगी। ये छाया सी से कट कहाँ आ गई, डी पर। कहाँ पर आ गई साहब, सी से कहाँ आ गई, डी पर। कुछ बातें हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। ये छाया जो थी ना यहाँ थी, यहाँ से ये 40 मीटर आगे बढ़ गई है, तो ये जो दूरी है ना वो 40 मीटर है। कितनी है साहब, 40 मीटर। 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 49 यहाँ से यहाँ। एक बात बताता हूँ, जैसे जैसे 90 डिग्री के पास में आओगे ना कोण बढ़ता जाता है, 90 डिग्री से दूर जाओगे तो कोण क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो कोण मेरे को भी आपके सामने बनाने हैं। सूर्य के 2 49 कोण बने, एक बार इसको यहाँ देखना, एक बार इसको यहाँ देखना। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ। अभी मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ। एक बार तो इसने यहाँ देखा होगा और एक बार यहाँ से यहाँ देखा होगा, यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब डायग्राम कंप्लीट है, अभी आपको कोण बनाने केवल। तो ये तो 90 डिग्री बन गया बिल्कुल सर। और जैसे ये 60 डिग्री था, इसका उन्नयन कोण घटकर कितना हो गया था, 30 डिग्री। और पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं। ये कितनी है मीनार की ऊंचाई, h। मीनार की ऊंचाई कितनी है आपके पास, h है, तो ये हमने मान ली। ठीक है, और ये भी तो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना काम चल। इसका आधार भी चाहिए छोटे वाले त्रिभुज का, तो जो चीज़ नहीं दे रखी होती उसको हमेशा x मान लिया करो। और अगर कोई कंप्लीट का पूछेगा पूरा यहाँ से लास्ट तक, तो वो हो जाएगा x + 40। क्या सारे बच्चे एग्री हो जिस बातों को मैंने बोला? अब मैं पूरा चित्र वापस समझाता हूँ। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ये छाया थी पहले यहाँ से यहाँ तक, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती। छाया यहाँ से आगे बढ़ गई, छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण, तो यहाँ से आप सूर्य देखो, सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। पहले छाया 30 डिग्री पे थी, अब जैसी थोड़ी सी छाया आगे बढ़ी वो 30 डिग्री पे हो जाती है। तो मीनार की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई। उम्मीद है मेरे लालू लालियों को यहाँ तक चित्र में कोई समस्या आएगी नहीं। आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो आप लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना। माना मीनार की ऊंचाई। धैर्य से देखे चीजों को, चित्र बन गया, अब काम बहुत इजी हो गया। माना मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई AB है या नहीं, बिल्कुल है सब, AB है। और इस AB को हमने मान लिया है h मीटर। कितना मान लिया है, h मीटर मान लिया सब। ठीक है, और हमने क्या माना, इस BC को क्या माना है हमने, इस BC को हमने माना था x मीटर। BC को क्या माना था, x मीटर माना था। और CD आपको कितना दे रखा है, CD आपको दे रखा है 40 मीटर। CD कितना दे रखा है, 40 मीटर दे रखा, तो आप लिखेंगे अतः। अगर मुझे BC चाहिए, BD चाहिए, B से लेकर D, अतः BD बराबर हो जाएगा x + 40। क्योंकि अगर ये x है, ये 40 है, तो टोटल x + 40 मीटर। ये हो गया। और साथ में आपको उन्नयन कोण और दे रखे हैं, उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री तथा 60 डिग्री। 60 डिग्री तथा 30 डिग्री तो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपने काम यहाँ तक कर दिया है। मेरे हिसाब से किसी बंदे को कोई समस्या होनी नहीं थी। चित्र जैसा बोला था वैसा बना दिया। हाँ, किताब वाले ध्यान रखना, ये शकल इधर रखी, बाकी इधर रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किधर भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, किताब वाले ने उधर रखा तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, जीवन में तो कुछ बदलेगा नहीं ना। उत्तर तो वैसे भी निकाल। 2 समकोण त्रिभुज है आपके पास। एक समकोण त्रिभुज है ABC, एक समकोण त्रिभुज है ABD। पहले छोटे वाला ले लो, आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, छोटे वाला ले लो पहले या बड़े वाला, कोई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी छोटे वाला ले लो। समकोण त्रिभुज ए बी सी में मैं आपको एक बात बता दूं, हमें निकालना क्या, हमें एच निकालना, हमें एक्स से कोई मतलब नहीं, हमने तो अपनी सुविधा के लिए इसको एक्स बोल दिया, वरना अगर पूरी भुजा बोलता तो फिर मेरे को बोलना पड़ता 20c + 40, ये थोड़ा सा दिखने में सा अजीब सा लगता है, इसीलिए नहीं। बाकी जो चीज़ ज्ञात नहीं होते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ी उसको हम एक्स मान लेते हैं, ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो वाई और मान लेते हैं। ये फंडामेंटल्स यूज़ किए हमने अभी तक 4 एग्जाम्पल में। तो ये हमें ओपीसीली जो ज्ञात करना है ना, डायरेक्टली जो ज्ञात करना वो एच है, लेकिन इनडायरेक्टली भी आपको एक्स ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप बड़े वाला त्रिभुज लोगे, इसका आधार एक्स + 40 काम आएगी, तो एक्स की कहीं ना कहीं ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, चलिए सब। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज एबीसी में अगर आप बात करेंगे तो थीटा के हिसाब से ये लंब है और ये आधार है। लंब भी ज्ञात करना है, आधार भी ज्ञात करना है, तो ओपीसीली ये ज्ञात करना है, इसका मतलब हम लंब ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो ये लंब आपको और बटा में हो जाएगा आधार। किसी को ऊपर नीचे रखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आपके दिमाग में एक बात सेट रखी है कि जो ज्ञात करना उसको ऊपर, जो दे रखा वो नीचे, वो दे रखा होगा कहीं ना कहीं इससे निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार लाल बटा का काम है, टेन थीटा को शो करता है। किसको शो करता है सर? टेन थीटा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेन की जगह टेन थीटा, इसमें कितना डिग्री काम है? 60 डिग्री। कितना काम है साहब? 60 डिग्री। और लंब कौन सी भुजा है? ए बी भुजा। लंब कौन सी भुजा है आपके पास? ए बी भुजा है। और आधार छोटे वाले काम है, छोटे वाले त्रिभुज बी से लेकर सी, तो आधार काम आया है आपके पास बी सी। टेन 60 का मान होता है √3, ए बी हमने h मान रखा है, और ये कितना हो जाएगा? x। ये कितना हो जाएगा? x। अगर आप ध्यान से देखेंगे, वज्र गुणा करवाएंगे तो ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो मैं कह सकता हूं कि √3x, √3x बराबर आ जाएगा h। तो x का मान मैं कह सकता हूं कि h बटा क्या आ जाएगा? √3। ठीक है, इसको दे दो समीकरण संख्या 1। इसको क्या दे दो साहब? समीकरण संख्या 1। क्योंकि मुझे x नहीं निकालना साहब, मुझे निकालना h। तो जब मैं ये बड़े वाला त्रिभुज लूंगा, तो बड़े वाले त्रिभुज में जहां पर मुझे x नजर आया, उस x की जगह मैं कितना मान रख सकता हूँ? h + h बटा √3। क्या रख सकता हूँ? h बटा √3। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। या तो आप x निकाल लो, या पहले x निकाल के फिर h निकाल लो, कोई समस्या किसी में भी नहीं होती। इस बात को ध्यान रखना हमेशा। वो तो आप जैसे काम करेंगे वैसे डल जाएंगे, बाकी किताब वाले ने जैसे किया वैसे करना कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, बाकी काम हो सकता है आराम से, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। ठीक है, ये आपने काम कर दिया। चलिए सर, ये तो x का मान निकाल ले, चूंकि समकोण त्रिभुज, अब एक समकोण त्रिभुज और है ना अभी, तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज बड़े वाला ए बी डी तक। समकोण त्रिभुज ए बी डी में कौन सा त्रिभुज लोगे आप लोग? समकोण त्रिभुज ए बी डी में वही थीटा के सामने लंब ज्ञात करना और आधार ये है, तो वापिस लंब बटा आधार ही ले लो। क्या समस्या? तो आप लेंगे लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार होता है आपका टेन थीटा। क्या होता है साहब? टेन थीटा। ठीक है, लंब बटा आधार क्या हो गया? टेन थीटा। तो टेन की जगह टेन, थीटा इस बार कितने डिग्री काम आया? 30 डिग्री। कितने डिग्री काम आया? 30 डिग्री। लंब का मतलब वापिस ए बी भुजा। लंब का मतलब कौन सी भुजा हो जाएगी? ए बी। और आधार इस बार पूरा काम आया यहाँ से यहाँ तक का, इसका मतलब बी डी भुजा हो जाएगी। कौन सी भुजा हो जाएगी? बी डी। धैर्य से समझो, कोई समस्या नहीं। टेन 30 का मान सारणी में होता है 1 बटा √3। कितना होता है साहब? 1 बटा √3 बराबर। ए बी था आपने h बोला, बिल्कुल साहब h बोला। और बी डी कितना? पूरी भुजा कितनी? पूरी भुजा ये रही x + 40, ये रहा x + 40, तो ये हो जाएगा x प्लस का क्या हो जाएगा? 40। कोई दिक्कत नहीं, वज्र गुणा करवा, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा होगा, तो ये बनेगा √3h बराबर x प्लस क्या बनेगा? 40। ठीक है जी सर, बिल्कुल। अब क्या करना चाहिए सर? अब मैं कहूँगा साहब x का मान नहीं रख दो, क्या दिक्कत? जब x का मान आप रखेंगे तो ये बनेगा √3h बराबर, x का मान आप कितना रख सकते हो? h बटा √3, h बटा √3 और प्लस का 40। और ये कहाँ से रखा आपने मान? तो कोष्टक में लिख दो समीकरण 1 से।
कहाँ से रखा आपने मान? समीकरण 1 से। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? आपके हिसाब से या तो इस h को इधर ले आओ, तो ये बनेगा √3h माइनस ये ले आओ इधर, तो h बटा क्या बनेगा? √3 बराबर में क्या बन गया? 40। इसके बटा में 1 है बिल्कुल, तो 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा? √3। 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 को √3 से गुणा करोगे 3h, √3 का √3 में भाग 1 बार, 1 को h से गुणा करोगे h, बराबर में क्या बनेगा? 40। ये √3 इधर आकर वज्र गुणा हो जाएगा, 3h में से h जाएगा तो 2h बचेगा, बराबर में 40√3 हो जाएगा, और h का मान हो जाएगा 40√3 और बटा में गुणा वाला आ जाएगा भाग में, तो h का मान ये इसको कितनी बार काटेगा? 20 बार, तो 20√3 मीटर। अब किताब वाले ने कैसे निकाला मुझे पता नहीं, मैंने तो अपने हिसाब से निकाला और ये उत्तर एकदम आपका सही, ये उत्तर आपका एकदम क्या है? करेक्ट। मैंने यहाँ अगर एक बात बताता हूँ, √3x बराबर h है ना, तो h निकालने x की जरूरत पड़ती तो आप h की जगह √3h रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, या इस h की जगह √3 रख सकते थे, तो 3x होता, 3x इधर आता तो वो 2x बनता, 2x बराबर 40 आता, x बराबर 40 बटा 2 20 आता, 20 वो यहाँ रखते तो भी तो 20√3 ही आ रहा है, क्या समस्या? ठीक है, तो मैं अतः वाला लाइन लिखता हूँ, फिर वापस बात है एक बार रिपीट करते हैं। आप लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर होगी। मीनार की ऊंचाई 20√3 क्या होगी? मीटर। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई समस्या आपको है नहीं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये हमने निकाल दिया। अब किताब वाले ने क्या किया, पहले x का मान यहाँ रखा होगा, फिर मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये बोला था आपको निकालना h है, x नहीं निकालना। x तो हमने अपनी सुविधा के लिए x माना है, ताकि जब मैं पूरी भुजा की बात करूंगा तो x में 40 जोड़ दूंगा तो x + 40 बोलने में इजी होता, वरना मुझे BC + CD यानी BC + 40 बोलना पड़ता इसकी वजह से। ठीक है, जो चीज़ नहीं होती है, जो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको आप x और y मान लें, कोई समस्या नहीं उसके अंदर, और होता है ऐसा मानना वाला। ठीक है, तो ये हमने किया। फिर हमने यहाँ जब ये निकाला ना, तो हमने यहाँ h बटा x लिया, तो ये इससे गुणा और ये इससे गुणा, तो √3x बराबर h आया, तो मैंने x का मान निकाल लिया। अब मैंने x का क्यों निकाला? क्योंकि मुझे पता था जिस दिन मैं बड़े वाला त्रिभुज लूंगा ना, उसका आधार x + 40 आएगा, तो उसमें x की जरूरत पड़ेगी, x + 40 लूंगा तो x जरूरत पड़ेगी, और जो मुझे x नजर आएगा उस x की जगह मैं उठा के h बटा √3 रख दूं, क्योंकि मुझे h निकालना, मुझे x से मतलब ही नहीं। मैं x निकालूं फिर h निकालूं तो एक ही बात है, या मैं सीधा x की जगह h बटा √3 रख दूं, और जब मेरे पास कंडीशंस बनी ये इधर और ये इधर गुणा होने, √3h बराबर x + 40, तो मुझे √3h, s तो मुझे निकालना, इसको हटाना नहीं बराबर, इस x की जगह मैं h बटा √3 रख सकता हूं, तो h बटा √3 समीकरण 1 से रखा। मैं चाहता था एलसीएम यहां ले सकता था, फिर वज्र गुणा कर सकता था, लेकिन मैंने h को एक साइड कर दिया, प्लस का h इधर आ गया माइनस का, इसके नीचे 1 है, तो 1 और √3 का एलसीएम आया √3, 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 को √3 से गुणा करोगे 3h आएगा, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करने में 3 हो जाता है, फिर माइनस √3 का √3 में भाग 1 बार, 1 को h से गुणा किया h, ये √3 इधर वज्र गुणा हो गया तो 40√3 हो गया, और 3h में से h गया तो 2h बचा, गुणा वाला 2 आया भाग में, 2 का भाग 40 में गया 20√3 मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर। मैंने किताब से अलग करवाया, कोई समस्या नहीं, उत्तर से मतलब होता है, और ये उत्तर आए एकदम। किताब वाले पहले x निकाला, यहाँ से x निकाल के उसने यहाँ रखा था 20, तो भी 20√3 आ रहा, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत वाली बात आपको है नहीं, एकदम साफ सुथरा काम किया, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो, वीडियो को पॉज करो, और किताब से बेटर ही बताया, ये मेरी गारंटी। इतना तो मेरे को पता है कि मैं कितना बता रहा हूँ, कितना नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, हर चीज़ आपके लिए लिखी हुई है, उसको बढ़िया तरीके से देखो, बढ़िया तरीके से करो। ये उदाहरण नंबर 5 हो गया। अब जितने भी 2 उदाहरण हो रहे हैं उनमें 2-2 चित्र बनेंगे, 2-2 चित्र बनेंगे, वो सेम ही काम आपको करना है। पूरी प्रश्नावली में घिसा पीटा काम है, चित्र बनाओ, वापस 2 समकोण त्रिभुज लो, क्या ज्ञात करना उसके ऊपर नजर होनी चाहिए, बाकी ज्ञात करने वाला ऊपर रखना, जो दे रखा है उसको नीचे रखना। ठीक है, ऐसे वैसे भी ये और ये दोनों ही नहीं है, तो मैंने ऑब्वियसली जो ज्ञात करना वही ऊपर रखा है ना। ये तो इनडायरेक्ट ज्ञात करना, इनडायरेक्ट क्यों ज्ञात करना, क्योंकि लास्ट में जरूरत पड़ेगी मुझे x की, इसलिए ज़्यादातर x ही मानूंगा, तो मैं बार बार सेम ही चीज़ें चलाऊँ ताकि कंफ्यूज में आप रहो। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो बढ़िया तरीके से, कोई समस्या आपको आएगी नहीं।
जल्दी करो, फिर करवाते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 और फिर 7। आज की क्लास करते हैं खत्म जल्दी। बोलिए सब, चलें आगे। ठीक है सर, ले लिया स्क्रीनशॉट वगैरह। उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 5 बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखो एग्जाम्पल नंबर करते हैं 6। एग्जाम्पल नंबर 6 लाजवाब एग्जाम्पल है। मान के चलिए आप लोग, क्या बोला है, एक बहुमंजिल भवन। बहुमंजिल भवन का मतलब होता है मकान के ऊपर मकान। आप डबल मंजिल मकान बोलते हैं, चाहे उसको बहुमंजिल का बोला जाता है। मकान के ऊपर आपने एक कमरा और बना दिया, डबल मंजिल हो गया, बहुमंजिल हो गया। एक बहुमंजिल भवन के सीकर से, भवन के सीकर से देखना। इस बार मतलब मकान जब डबल मंजिल का बनेगा तो उसके सीकर ऊपर बैठे हो इस बार। इसका मतलब जब ऊपर बैठे हो इस बार नीचे देखोगे तो इस बार उन्नयन कोण नहीं बनेगा, इस बार बनेगा अवनमन कोण, क्योंकि इस बार आप ऊपर बैठे तो वस्तुओं को नीचे की तरफ दिखाई देंगी। तो बोला क्या है, एक बहुमंजिल भवन के सीकर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, इसके सामने कोई 8 मीटर ऊंचा भवन है, ये ज्यादा होगा 8 मीटर से ऊपर है। भवन के सीकर और तल के अवनमन कोण क्रम से, मैंने बोला था ना अवनमन कोण, अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की क्या ज्ञात करनी है साहब, दूरी ज्ञात करनी। जैसा इसने बोला है वैसे चलते हैं और एकदम बढ़िया तरीके से बनाते हैं डायग्राम। ठीक है साहब, ध्यान देना, थोड़े से ढंग का डायग्राम बनाना पड़ेगा वरना हो जाएगी गड़बड़, क्योंकि सब खेल जो है वो चित्र का है। पहली बात तो जमीन तो बनानी पड़ेगी, तल तो बनाना पड़ेगा, भूमि तो बनानी पड़ेगी, क्षैतिज स्तर तो बनाना पड़ेगा, वरना भवन टिकेगा का, नींव तो भरनी पड़ेगी। ठीक है, यहां हम बना रहे हैं बहुमंजिल भवन पे, डबल मंजिल का, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लो सब, ये हमने एक बना दिया भवन। क्या बना दिया, भवन। ये डबल मंजिल का भवन है, इस बात को ध्यान रखना। अब इसके सामने एक भवन और होगा शायद, वो 8 मीटर ऊंचा है, थोड़ा इससे नीचे ले लेते हैं। ठीक है, जब हम नीचे लेंगे तो इतना ही बना देते हैं। ये लो सब, थोड़ा सा ऊपर और ले लेते हैं, ये हमने बना दी। ठीक है, नामकरण देते हैं पहले, जितना अभी तक आया उतना नामकरण देना जरूरी है। तो ये मैंने नाम दिया ए, इसको नाम दिया सी, बी, इसको नाम दिया सी और इसको नाम दिया डी। और एक बात और बोली इसने, जो बोला आराम से करें, कोई समस्या नहीं है, उत्तर हमें मिल जाएगा जल्दी। और इस भवन की जो छोटे बड़े भवन के सामने जो ऊंचाई है ना, वो कितनी है साहब, 8 मीटर। कितनी है, 8 मीटर। एक बहुमंजिल भवन, और भवन का शिखर यहाँ नहीं है क्या बहुमंजिल का भवन का, बिल्कुल। इस बार आंख आपकी यहाँ है, ध्यान रखना। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, इसके शिखर से यहाँ नीचे देखना है, या तो सी को देखेगा डी को देखेगा। अब होता है ये बहुमंजिल भवन का शिखर है, ये इसका पाद बिंदु है, मतलब तल है। ये इस सीडी मकान का शिखर है सी, यहाँ पर क्या है, ये सी शिखर है, और ये इसका तल बिंदु है, मतलब पाद बिंदु जिसको बोलते हैं। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, एक बार ये कह रहा है कि मुझे यहाँ शिखर पे देखना, इस शिखर को देख रहा है, और तल के अवनमन कोण, एक बार किसको देख रहा है, वो तल को देख रहा है। तो जिसने जैसा बोला है वैसे उनको दिखा देते हैं पहले। ठीक है, तो पहले तो वो कह रहा है कि मैंने इसके शिखर को देखा। किसको देखा, ऐसा शिखर को देखा, तो बढ़िया तरीके से शिखर को दिखाते हैं पहले, शानदार तरीके समझते जाना साहब। जब ये शिखर को देखेगा तो हमने शिखर को दिखा दिया, यहाँ पर ये हो गया, ये शिखर को देखा। लेकिन गड़बड़ ये है कि अवनमन कोण बनाना, तो अवनमन कोण के लिए पहले आपको एक क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी। तो ये हमने एक बना दी क्षैतिज रेखा। समझते जाना, बहुत शानदार सवाल कह रहा हूं, क्योंकि बिना क्षैतिज रेखा, इसका मतलब ये क्षैतिज रेखा तो चाहिए ना, इसका मतलब ये आपकी क्या होगी, थोड़ी छोटी बना देता हूं। ठीक है, इसको नाम आप दे दो ई पॉइंट। ठीक है, वरना नाम दो मत, सीधा क्षैतिज रेखा ही नाम लिख रहा हूं। कौन सी रेखा हो गई है, ये हो गई आपके पास क्षैतिज रेखा। ठीक है, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। इसको देखेगा तो यहाँ एक ये कोण बनाएगा कुछ ना कुछ। यहाँ देखो, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा यहाँ कुछ कोण बना रही है, यहाँ पर ये, और कितने डिग्री का कोण बना रही, पहले 30 डिग्री। क्रम से का मतलब होता है पहले शिखर, और फिर ये कह रहा है कि इसके तल को और देख रही है, बिल्कुल यहां से इस बार तल को और देखो, तो तल को यहां देखेगी तो ये यहां देखेगी, यहां पर समझते जाना सब। तल को देखेगी तो तल यहाँ है, तो यहाँ से इस तल को देख रही है, तल को देख रही है, तल को देख रही है, ये लो सब,
इसने तल को देखा। तो गड़बड़ी ये है कि जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, यहाँ कोण बना देते हैं। नहीं सर, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, एक्चुअल में ये जो लाइन है ना, ये आपकी मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि दृष्टि रेखा है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि। इस बार इसको देखा तो ये दृष्टि रेखा हो गई। इसका मतलब ये जो कोण बना है वो कितने डिग्री का बन गया है, 45 डिग्री। क्या मेरे लाल और लालियों को यहाँ तक बात कंफर्म हुई क्या? क्या आपको सब लाल और लालियों को यहाँ तक बातें समझ में आई क्या? सब खेल चित्र का एक बार सीकर से इसके शीर्ष को देख रहा है, लेकिन शीर्ष को देखेगा तो ये तो आपके क्या होगी, दृष्टि रेखा होगी। लेकिन दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा तो चाहिए, तो हमने अपनी मन मर्जी से ऊपर एक क्या बना दी, दृष्टि रेखा बना दी। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा एक कोण बनाएगी, वो नमन कोण होगा, 30 डिग्री का बना रही। फिर ये इस तल कोण देख रहा है, बोला है ना भवन के शिखर को देखना और भवन के तल कोण देखना। तो भवन का तल ये रहा सामने, तो ये यहां से यहां देखिए, इस बार ये दृष्टि रेखा हो गई। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा एक कोण बनाएगी, वो 45 डिग्री। बोला है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। पहली बात तो अगर मैं एक चीज नोटिस आपको करवाऊं, तो मुझे अगर इसकी सीध में एक लाइन बनानी हो, इसकी सीध में मुझे क्या बनानी हो, लाइन बनानी हो, तो मेरे हिसाब से मैं आराम से लाइन बना सकता हूं। इसकी सीध में एक मैं लाइन बनाऊं, तो ये मैं एक इसके सीध में लाइन बना रहा हूं। इस लाइन से फायदा ये हो जाएगा, एक त्रिभुज आपके सामने बन गया। ठीक है, अब समझना थोड़ा सा। अब जब आप समझेंगे तो मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं, ई पॉइंट नाम दे दूं। यहाँ एक बिंदु आ गया ई, तो एक बार 90 डिग्री यहां बन गया, एक 90 डिग्री बन गया यहाँ। पहले पूछा है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी। पहली बात तो ये बताओ, ये 8 मीटर है, तो सामने वाला ये भी कितना होगा, 8, क्योंकि दूरी तो बराबर ही। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 8 मीटर। और इस ऊपर वाले को मान लो h, कितना मान लो साहब, h मान लो। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं, लेकिन बहुमंजिल भवन की पूरी ऊंचाई ये है ना, तो टोटल को हम बोलेंगे h + 8। तो मैं दूरी लेके आ रहा हूं ऊपर से पूरी कंप्लीट, ये हो जाएगा h + 8। मतलब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तो पूरी है AB, मतलब h + 8। तो h निकालना पड़ेगा, फिर 8 जोड़ देंगे, और दो भवनों के बीच की दूरी और निकालनी। तो दो भवन यही तो काम आ रहा है, दो भवनों के बीच की दूरी हमने मान ली यहाँ पर x। आप सबको पता, अगर ये x हुआ तो ये ऊपर वाला भी कितना होगा, x, क्योंकि ये तो दूरी आपस में क्या है, बराबर है। ये दूरी आपस में क्या है, बराबर। पहली बात तो बताओ, चित्र आपको समझ में आया नहीं है। बाकी अभी हमें कुछ एक एकांतर कोण वाला कुछ कर्म पता होना चाहिए। एकांतर कोण का मतलब अगर z बन रहा है तो ये और ये कोण बराबर हो रहे हैं। अगर z ऐसे बन रहा है तो ये भी और ये कोण भी क्या होते हैं, बराबर। एकांतर कोण पढ़ा हुआ है ना सबने, बिल्कुल। तो एकांतर कोण से हमें कोण नीचे बनाने पड़ेंगे, कोण ऊपर काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं एक कोण तो बनाऊंगा यहाँ पर, एक कोण बनाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ तो बनेगा 45 डिग्री और यहाँ बनेगा 30 डिग्री। अरे z बन गया, देखो ध्यान से सुनो, मैं जहां से लाइन ले जा रहा हूं समझते जाना। ये देखो एक z बना था, अभी आपको समझ में आएगा, ध्यान देना। अब 9th क्लास का कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए एकांतर कोण क्या होते हैं। तो अवनमन कोण को हम उन्नयन कोण में चेंज कर रहे हैं एकांतर कोण की वजह से। देखो ये पहले क्षैतिज रेखा गई, फिर ये दृष्टि रेखा आई, तो इसके बीच में एक छोटा सा कोण बना 30, फिर ये, तो ये 30 है तो ये भी 30। अब बड़े वाले में देखो, ये यहाँ गया, यहाँ इस बार 45 बना, तो नीचे यहाँ कितना बन जाएगा, 45। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। इस बार h भी निकालना, x भी निकालना, क्योंकि दो भवनों के बीच की दूरी यही है। पहली बात तो क्या प्रत्येक लाल और लाली को चित्र समझ में आ गया क्या? किताब से बेहतरीन चित्र बनाए और एक एक कंसेप्ट चीज लिख के बताइए आपको। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब मैं आपको लिखवाता हूँ, पहले कुछ मान लेते हैं। ढंग से देखना, सवाल थोड़ा सा लेंदी है, मजा आएगा आपको करने। अब लिखेंगे माना AE बराबर, हमने इस AE को क्या माना था, h मीटर माना था। अतः ठीक है, ये हो गया। और भवन की ऊंचाई दे रखी, भवन की, हमें बहुमंजिल की निकालने ध्यान रखना। भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी, भवन की ऊंचाई ये तो थी पहले, CD थी। भवन की ऊंचाई कितनी है, CD। अब CD और ये BE ये तो बराबर ही है, चाहे एक ही बात है, तो इसको हम BE बोलेंगे।
ये कितना है आपके पास 8 मीटर है, कितना है 8 मीटर, ये हो गया। और अगर मैं पूरे भवन की ऊंचाई की बात करूं तो आप लिखेंगे अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ए से लेकर बी टोटल हो जाएगी, तो ए बी बराबर वो हो जाएगा h प्लस 8 मीटर। कितना हो जाएगा h प्लस 8 मीटर। ठीक है, यहां तक हो गया। और माना दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, अब दोनों भवनों के बीच की दूरी, एक बी डी बोलो चाहे सी ई बोलो या ई सी बोलो, एक ही बात, दोनों बराबर ही है, तो बी डी बराबर ही मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी दिया एक्स ही काम आएगा। बी डी और ई सी आपस में बराबर है और दोनों को हमने कितना माना है, एक्स मीटर माना है। क्या माना है, एक्स मीटर माना है। यहाँ तक ये जानकारी थी जो हमने लिख दी। अब हम लिखते हैं इसके अवनमन कोण आपको दे रखे, क्या दे रखे हैं, अवनमन कोण, अवनमन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री तथा 45 डिग्री, 30 डिग्री तथा 45 डिग्री। अतः अवनमन को हमने किस में बदल दिया, उन्नयन में। अतः उन्नयन कोण बराबर, उन्नयन कोण थीटा बराबर, उन्नयन कोण थीटा बराबर हो जाएंगे आपके सामने 30 डिग्री तथा 45 डिग्री, 30 डिग्री तथा क्या हो जाएंगे 45 डिग्री। और रीजन आपको क्या लिखना पड़ेगा साहब, ब्रैकेट में एकांतर कोण, क्या लिखना पड़ेगा साहब, एकांतर कोण। प्रत्येक लाल और लाली को यहां तक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए साहब कि हमने जो काम किया है वो ये था। मेन मकसद चित्र का है, बाकी तो काम बहुत ईजी है। चित्र बनने के बाद तो आपको ये जो लिखा है ना, ये तो देखा देख लिखा है। ठीक है, आप चाहते सीधा उन्नयन कोण भी लिख देते, ये तो मैंने आपको एकांतर कोण से बता दिया। रीजन पता रहेगा तो आपको ऊपर वाले नीचे कैसे आए, तो एकांतर कोण से नीचे आ गए। दो समकोण त्रिभुज है, बहुत ईजी काम है। कौन से सर समकोण त्रिभुज, ए ई सी और एक है ए बी डी। आराम से सूत्र काम हो जाएगा, कोई समस्या का आपको आएगी नहीं। अब लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब किसी को पहले लो और किसी को बाद में लो, क्योंकि दोनों याद करने। तो पहले छोटे वाला त्रिभुज ले रहा हूं, ए ई सी, समकोण त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी में। तो थीटा के हिसाब से ये लंब है, ये आधार है। लंब भी ज्ञात करना है, आधार भी ज्ञात करना है। तो ये ऊपर रख दो, इसको नीचे रख दो, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो लिख दो लंब बटा आधार, क्योंकि x भी ज्ञात करना है, h भी ज्ञात करना है, तो एक ही बात है। किसी को ऊपर रखो किसी को नीचे रखो, फर्क नहीं पड़ेगा। और लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, टेन थीटा। भाई थीटा के हिसाब से लंब ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना, तो लंब बटा आधार ले लिए। यहाँ के बाद क्या होगा, यहाँ के बाद ये हो जाएगा कि ये बनेगा टेन, थीटा की जगह है 30 डिग्री। इस त्रिभुज में कितना काम है, 30। और लंब वाली भुजा ए से लेकर ई, ये है वाली भुजा, तो लंब हो जाएगी ए ई बटा आधार हो जाएगा इसी वाली भुजा, ये वाली भुजा। आधार हो जाएगा आपके पास इसी। टेन 30 का मान होता है 1/√3। ए ई भुजा h है और ये कितना है x। ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो x बराबर मैं लिख सकता हूँ √3h, समीकरण संख्या 1। भाई x को 1 से गुणा करो 1, ये इससे गुणा हो जाएगा। तो मुझे वैसे भी h निकालना है और फिर x निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं चाहूँ तो h बराबर कह सकता हूँ x/√3। h बराबर क्या कह सकता हूँ, h/√3। तो एक ही बात है। पहले क्या होगा कि हम अगर अगले वाले सवाल में जरूरत पड़ेगी वापस, क्योंकि ये बटा ये लोगे तो x आएगा, x की जगह हम √3h रख देंगे। पहले h निकाल लेंगे और h मान अगर यहाँ रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, कोई फर्क पड़ता नहीं उससे कभी। तो ये हमने कर दिया। अब आप लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे साहब आप लोग, चलो एक काम करो, मैं साइड में काम कर देता हूँ ऊपर ही। ठीक है, आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज,
थोड़ा सा लेंथी सवाल है, ध्यान देना। चूंकि समकोण त्रिभुज इस बार बड़े वाला ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में कौन सा त्रिभुज काम आएगा? समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो थीटा के हिसाब से ये लंब है पूरा, तो भी ज्ञात करना है और ये भी ज्ञात करना है, तो वापस लंब बटा आधार ले लो, क्योंकि यहाँ दोनों ही चीज़ों से दे रहे कि वो ज्ञात कर रहे हैं। तो किसी को ऊपर रखो किसी को नीचे रखो, वैसे फर्क कभी पड़ता नहीं, ध्यान रखना। लंब बटा आधार वापस क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ठीक है जी साहब, बिल्कुल। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि टेन थीटा की जगह है 45 डिग्री। थीटा कितना है? 45। लंब पूरी भुजा है ए से लेकर बी तक, तो ए से बी तक ये हो जाएगा ए बी। बटा में क्या हो जाएगा? आधार पूरा बी डी का हमारा, बिल्कुल का हमारा बी डी। तो टेन 45 कितना होता है? 1। ए बी का मतलब कितना है? h प्लस 8। अरे ए बी पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है? h प्लस 8। और बी डी कितना है? x। बटा में कितना हो जाएगा? x। ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, तो ये इससे गुणा होगा तो x बराबर मैं क्या कह सकता हूँ? h प्लस क्या हो जाएगा? 8। h प्लस क्या हो जाएगा साहब? आपके पास 8 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई समस्या आपको आएगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब किसका मान रखोगे वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फर्क किसी को वैसे भी नहीं पड़ेगा। चलिए, तो x का मान रख दो। x का मान हो गया √3h, तो h का मान आ जाएगा √3h बराबर हो जाएगा h प्लस 8। ठीक है, और कारण हो जाएगा समीकरण 1 से। कहाँ से हो जाएगा? समीकरण 1 से। एक काम करो आप लोग, इसको ऐसे रखो कि ये √3h है, इस प्लस वाले h को इधर ले आओ तो माइनस का h बराबर हो जाएगा 8। h कॉमन ले लो दोनों में, h कॉमन लेते ही पीछे बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 8, और h का मान आ जाएगा 8 बटा √3 माइनस 1। अब कभी भी ये रूट में होना नहीं चाहिए, तो हमें हर का क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे हर का मैंने आपको बोला था ना, ये सवाल हर चीज सिखा देगा आपको। हर का परिमेयकरण करने में, हर चीज पर परिमेयकरण करके रूट हटाना पड़ेगा, और परिमेयकरण करना आपको 8वें चैप्टर मैंने बता रखा है। h बराबर 8 बटा √3 माइनस 1 गुणा में ऊपर नीचे गुणा करना है √3 प्लस 1 बटा में हो जाएगा √3 प्लस 1। मेरे हिसाब से यहां तक भी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। जितना हो सके मैं जगह का एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, हर चीज़ आपको लिख रहा हूँ, वरना शॉर्टकट में ये मैं सीधा ये लिख सकता, देखिए स्टेप खा जाता। ठीक है, लेकिन लिख रहा हूँ। अब परिमेयकरण जब आप करोगे तो ये h बराबर बनेगा, ऊपर तो 8 बनेगा और √3 प्लस का क्या बनेगा? 1। नीचे ये हमेशा ही देखो क्या बना, नीचे क्या बन गया? नीचे बन गया देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का काम यहाँ √3 कर रहा है, तो a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h बराबर 8 की जगह 8, ये हो जाएगा √3 प्लस का 1। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। h बराबर 8, ये बनेगा √3 प्लस का 1 बटा में 3 माइनस 1 कितना बचेगा? 2 बचेगा, और 2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बार, और ये बचेगा √3 प्लस 1 मीटर। ये लो सर h आ गया, यही उत्तर है। h में कोई समस्या वाला काम है नहीं, आपको चेक कर लो चाहे आप लोग। अभी x और निकालना, अभी काम खत्म नहीं हो। मैंने बोला था ना ये सवाल लाले पड़वाएगा आप लोगों को। ये उत्तर है क्या? h का उत्तर ये है, लेकिन बहुमंजिल भवन की ऊंचाई अभी और तय करनी, ध्यान रखना। बहुमंजिल भवन की पूरी ऊंचाई h प्लस 8, तो h प्लस 8 निकालना। अभी तो हमने h निकाला, अभी तो हमने क्या निकाला है? h निकाला, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक हो गया? बिल्कुल सर। अब आगे चलते हैं। अब ये h का मान यहां रखना ताकि x आएगा, फिर x आने के बाद x तो दोनों भवनों बीच की ऊंचाई हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, लेकिन पूरी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h प्लस 8, तो h को 8 में जोड़ना पड़ेगा। आप लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 से
और समीकरण एक आपसे ये कह रहा है कि समीकरण एक है x बराबर कितना है √3h। ठीक है, तो x बराबर √3 की जगह √3, h की जगह ये माना जाएगा पूरा 4√3 प्लस का क्या हो जाएगा 1। तो x बराबर, एक काम करता हूँ 4 को मैं बाहर रहने देता हूँ, √3 अंदर जाएगा तो ये 3 बन जाएगा, ये अंदर जाएगा तो प्लस का क्या बन जाएगा √3। समझ गए? देखो 4 तो बाहर ही है, √3 से गुणा हो 3, √3 को 1 से गुणा करो भैया। देखता हूँ कितना सोल्व किया x को इसने, 4 3 प्लस √3। हाँ ठीक है, इसने इसको तो इतना ही किया, इसको इसने इतना ही किया तो हम भी इतना ही करेंगे। हम क्यों पंचायत कर रहे हैं फालतू। तो ये तो आ गया सर, इसको मैं फाइनल उत्तर कह सकता हूँ। लेकिन अभी h में गड़बड़ है, आप लिखेंगे अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई AB बराबर h + 8। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तो आपको ज्ञात करनी है, बोला है ना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ये तो पूरी है h + 8 मान रख दो। तो AB बराबर h का मान तो ये रहा पूरा 4√3 प्लस 1 और प्लस का क्या है 8। अब इसने कितना सोल्व किया वो देख लो एक बार पूरा, किताब वाले ने क्या लिखा है। पूरा अंदर गुणा करवाए इसको, AB बराबर 4 को √3 से गुणा करेंगे तो 4√3, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 4 और प्लस का 8। ध्यान देते जाना सर। तो AB बराबर 4 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा 12 प्लस का 4√3। वापस 4 कॉमन ले लो तो यहाँ कितना बचेगा 3 और प्लस का क्या बचेगा √3 मीटर। हालत खराब कर दी सवाल ने तो। अतः वाली लाइन के लिए जगह ही नहीं छोड़ी इसने बोर्ड के ऊपर, पूरा भर दिया मैंने बोर्ड जितनी जगह थी मेरे पास। अतः वाली लाइन मैं अभी बोल दूंगा, आप लिख लेना साहब, लिख लोगे ना। ये ऐसा बिल्कुल प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीजें लिखी है, लेकिन स्पष्ट शब्दों में लिखी, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। पहले तो आप एक बार इसको देखो, 5-10 सेकंड तक देखो, फिर एक बार रिपीट करते हैं वापस पूरे को, कंप्लीट को। चित्र बढ़ने के बाद हमने कौन सी रामायण की उसको देखते हैं। करो फटाफट करो। कोई समस्या आपको आए तो बोलो कि सर ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, आपने क्या किया, ये तो हमने जो उन्नयन कोण था, अवनमन कोण था, उन्नयन कोण में बदला। तो पहले हमें जो थीटा लिया वो AEC में लिया h/x। तो x का मान मैंने निकाल दिया √3h, किसी के निकालो, दोनों निकाल। फिर दूसरी बार लिया ये वाला, तो यहां से क्या हुआ कि x बराबर हमारे पास आया h + 8। तो इस x की जगह मैंने समीकरण 1 से रख दिया √3h। √3h बराबर h + 8, h को इधर लाया माइनस का, इन दोनों में h कॉमन है तो यहाँ √3 बचा, यहाँ 1 बच गया, गुणा वाला भाग में गया। रूट में कभी बटाम होना ही नहीं चाहिए। हर का परिमेकरण किया, तो परिमेकरण करते हो तो ऑपोजिट साइन से करते हैं, तो प्लस प्लस से क्या ऊपर वाला से a - b a + b, a² - b², √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2 बचेगा, 2 का भाग 8 में कितनी बार गया 4 बार, 4 √3 + 1। जल्दबाजी में मत करना सर बहुमंजिल भवन की ऊंचाई 4 √3 + 1 ना भाई, ये तो h ये आया, बहुमंजिल भवन यहां से लेकर यहां तक है, टोटल दूरी मतलब h + 8। इस h में 8 जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, तो पहले h का मान मैं x में रख दूं ताकि दो भवनों के बीच की दूरी आ जाए। तो समीकरण 1 से x बराबर है √3, तो √3 को √3 रखा, h की जगह मैंने क्या रख दिया, इस h की जगह 4 √3 + 1। इस 4 को मैंने बाहर ही रखा, √3 को √3 से गुणा करवाया 3, फिर प्लस √3 को 1 से गुणा करो √3, और ये दो भवनों के बीच की उसने दूरी इतनी ही थी। चलिए सर, अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई AB बराबर h + 8। बहुमंजिल भवन की जो ऊंचाई थी ना, अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ये है h + 8। तो h की जगह 4 √3 + 1 ये मान रहा, इस 4 को √3 से गुणा करवाए 4 √3, 4 को 1 से गुणा करवाए 4 + 8,
4 और 8 जोड़ने पर कितने हो गए 12 प्लस 4 √3। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3, यहाँ बच गया √3। और एक्चुअल में अगर ढंग से देखोगे ना तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी का उत्तर सेम ही, आप इनको मिला लें सेम ही उत्तर, फर्क है ही नहीं दोनों में, एग्जैक्टली सेम टू सेम है। एक लाइन आपको क्या लिखनी है मैं बोल रहा हूं, आप पक्का रबर को लिखें। अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई 3 प्लस √3 मीटर होगी तथा 2 भवनों के बीच की दूरी, तथा 2 भवनों के बीच की दूरी 3 प्लस √3 मीटर होगी। ये जो आपके सामने लिखा, क्योंकि x 2 भवनों के बीच की दूरी है और एफ भी क्या है बहुमंजिल भवन की क्या है टोटल ऊंचाई। ये है साहब आपके सामने एक प्यारा सा सवाल, लाजवाब सवाल है, लाजवाब कंसेप्ट है, मजा आ गया। मेरे को तो आनंद ही आता है ऐसे क्वेश्चंस करवाने में, और एक एक चीज साफ सुथरी लिखी गई जो भी चीज है। आप थोड़ा दूर दूर लिखें क्योंकि मेरे पास बोर्ड इतना ही है भाई, कुछ जगह दे क्वेश्चंस खा जाते हैं, आधी जगह दिए डायग्राम ये खा गया पूरी, और इसको लिखने के लिए ऐसे ही लिखना पड़ेगा। लेकिन तो भी हर चीज़ साफ सुथरी लिखी, हर पेन से अलग अलग हाईलाइट हो रही है, आपको चीज़ें करेगी। हाँ सर ये हमने यहाँ से लिखा। ये लो साहब एग्जाम्पल नंबर 6 भी हमने कर लिया। एक एग्जाम्पल और बचा आज की क्लास का, एग्जाम्पल नंबर 7। वो इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है। बड़ा छोटा से मैं वैसे फ़र्क मानता नहीं हूँ, सिंपल सी चीज़ें मानता हूँ हमेशा, बाकी किसी को बड़ा छोटा लगे तो वो एक अलग बात है। क्या ख्याल है साहब आप लोगों का? बात पल्ले पड़ गई आपको एकदम बेहतरीन तरीके से। और एक ही बात याद रखना, एक ही सिद्धांत याद रखना, चीज़ें काम करने से होगी। ये चीज़ें तो काम करने से ही होगी। आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार चीज़ों को करेंगे, तब जाकर ये सवाल दिमाग छपेंगे। और मैं तो आपको एक ही बात कह रहा हूँ, 10 बार प्रैक्टिस कर लो इन सवालों की। जिस दिन 10 बार प्रैक्टिस हो जाएगी, 10 बार आपने सवाल को मिला लिया, उस दिन ये सवाल हिलेगा ही नहीं, आपके पूरे कंट्रोल में रहेगा। जैसे आप चाहोगे वैसे इसको करोगे। और एग्जाम में जिस दिन आएगा सेम टू सेम एज इट इज सवाल आएगा, चेंज भी नहीं होता, लाइन भी चेंज नहीं करता एग्जामिनर। एनसीईआरटी में सीधा उठा के देते हैं। ठीक है, तो ये है साहब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 6 का सॉल्यूशंस। एक बार पुनः आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर किसी ने नहीं लिया, वरना मैं मिटा रहा हूँ और अगली स्लाइड में अगला एग्जाम्पल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7 ले लिया साहब आपने स्क्रीनशॉट वगैरह, हर चीज़ कोई फॉर्मूला यूज किया तो भी पूरा लिखा कंप्लीट करके। तो ये है साहब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 6 का सॉल्यूशंस। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को एकदम बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो डरना नहीं, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, पक्की बात है। ये एग्जाम्पल पक्का कंफर्म आपके समझ में आ जाएगा। मिलाइए, रिवीजन कीजिए, 1-2 बार कीजिए, 1-2 बार देखा देखी कर लो, चाहे 2 बार, लेकिन तीसरी बार बिना देखे करो। आधा होता है तो भी आधा करो। चित्र बनाओ, एक बार में चित्र बनाना सीख जाओ तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, तो अगली स्लाइड में करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 7। अब देखो एग्जाम्पल नंबर करते हैं 7। एग्जाम्पल नंबर 7 आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि 9.1 से पहले 7 एग्जाम्पल थे। कल हमने 4 किए, आज 3 हमने कर लिए। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 30 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की क्या ज्ञात करनी है? चौड़ाई। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। नदी जो चलती है ना, नदी या रोड, आगे हम क्या हो एक 80 मीटर चौड़ी रोड वाला क्वेश्चन है, तो नदी क्या होती है? ऐसे चलती। अब ऐसे चलती है ना, तो मैं अब ऐसे डायग्राम बनाऊंगा ऐसे। अब नदी ये है ना, आप समझना, सपोज दैट ये आपके सामने नदी है। अब ये नदी बह रही तो पुल बनेगा इसके ऊपर ही तो बनेगा ना, आप समझे नहीं बात को? ये नदी बह रही है, सपोज दैट ये नदी बह रही है, तो नदी के ऊपर ही पुल बनेगा ताकि व्यक्ति यहाँ से इधर उतर सके, यहाँ से इधर उतर। अब नदी इधर बह रही, कोई पुल ऐसा थोड़ी बनाऊंगा, पागल थोड़ी वैसा, ऐसा इंजीनियरिंग थोड़ी होती। अब नदी यहाँ बह रही है तो पुल मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। तो पुल मैंने सपोज दैट यहाँ इसके ऊपर बनाना, अब नदी के बीचों बीच तो बना नहीं सकता, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ रोपा, एक सपोज दैट पिलर यहाँ बना, एक यहाँ बना, तो इसके ऊपर से चलने के लिए यहाँ से ऐसे कुछ मैंने बना दी। अब ये पुल है, सपोज दैट ये पुल है, तो इसके ऊपर से आप इधर से आ जाओगे, इधर उतर जाओगे, इधर से आओगे, इधर उतर, ताकि नदी ऐसे बह रही। अब मेन मुद्दा ये है साहब कि नदी यहाँ ऐसे बनाऊँ कैसे? यहाँ तो मैं बना नहीं सकता ना, पुल वगैरह बनाऊँ कैसे बताओ? वरना आपके सामने मैं किताब का चित्र बता देता हूँ, आपके सामने है किताब में, लेकिन तो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखो, दिखाई दे रहा है आपको? पक्की बात है ना? ठीक है, तो ये आपके सामने नदी वगैरह है, तो मैं इसको बना देता हूँ। अब मैं ऐसे नहीं बना सकता, मैं नदी जो बनाऊंगा ना, मैं नदी बनाऊंगा ऐसे। मेरे सामने नदी बनाने का ऑप्शन है। अब ये मेरी नदी है, ध्यान रखना।
ठीक है, ये नदी है। अब मेरे को इसको नदी बोलना ही पड़ेगा, बोलने में तो नहीं बोलना चाहिए बट मेरे को इसको नदी बोलना पड़ेगा। लाइन साइड थोड़ी सी टेढ़ी है ना, कोई दिक्कत नहीं, लाइन तो सीधी करना अपने हाथ में है। हर चीज़ें डंडे से सीधी हो जाती है आपको बताओ तो, और विद्यार्थी तो पक्का सीधा हो जाता है डंडे से, सही है ना। तो ये मैंने नदी बनाई, मैं इसको नदी बना रहा था, मैं थोड़ा सा पानी वगैरह कुछ ऐसे ऐसे, ये जल है तो मैं इस चीज़ को क्या बोल रहा हूँ सर, नदी बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, नदी। ये नदी है, नदी मैं ऐसे बना नहीं सकता, ठीक है। अब ये नदी ऐसे बह रही है तो पिलर जो ऐसे नदी जा रही है तो पुल ऐसे ही तो बनेगा, पुल ऐसे बनेगा तो पुल मैंने इसके ऊपर जस्ट ऊपर पुल बना दिया सपोज, ठीक है। अब बनाने में तो वैसा पुल बनना चाहिए लेकिन मैं इसके सामने ऊपर एक पुल बना रहा हूँ, मैंने ये बना दिया पुल, ठीक है जी साहब। तो मैं बना रहा हूँ इसके सामने ऊपर एक पुल, ये मैंने इसके ऊपर एक पुल बना दिया, ठीक है। अब नदी है तो नदी के दो सम्मुख किनारे, एक सम्मुख किनारा नदी का ये हो गया, एक नदी का सम्मुख किनारा ये हो गया। नदी के सम्मुख किनारे मतलब आमने सामने किनारे, ठीक है। सम्मुख किनारे और पुल के ऊपर एक बिंदु ले लिया, पुल के ऊपर एक बिंदु। अब मैं सवाल पढ़ के बता रहा हूँ, समझ रहे। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, नदी के एक पुल के एक बिंदु से, ये लो सा पुल के ऊपर एक बिंदु ले ही लिया हमने तो, ठीक है। ये पुल है, मैं नाम लिख देता हूँ ताकि आपको ठीक रहेगा कि सर हाँ हमें बात पता लग गई है। ये आपका क्या है, पुल है, ये नदी है जो टोटल, ठीक है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, अब नदी अगर सपोज दैट ऐसे जा रही, ऐसे बह रही, तो सम्मुख का मतलब क्या होता है, एक किनारा इधर, एक किनारा ये नदी जा रही है सपोज दैट, ये नदी है सपोज दैट, तो ये एक किनारा और ये किनारा, ये नदी के किनारे दोनों, सम्मुख किनारा, आमने सामने किनारे। तो नदी के दो किनारे हो गए ये बड़े, इन दोनों किनारों को नाम दे दो सर, इस किनारे को नाम दे दो बी और इस किनारे को नाम दे दो सी। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, ओह साहब ये कह रहा है कि इस बिंदु से मैं एक बार इसको देख रहा हूं, तो मैंने कहा देख ले भाई, ये ले। जैसे ही देखा तो ये क्षैतिज रेखा हुई, दृष्टि रेखा हुई, कुछ ना कुछ कोण बनाएगी, ये लो सब। ये कह रहा है एक बार मैंने इसको भी देखा है तो देखना, तो ये लो सब छूट है इसको देखने के लिए, तो हमने बनाया साहब की ये देख ले इसने इसको, तो यहां पर भी दिया क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा कुछ कोण बना रही, अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री, और तो ए से मैंने पहले बी को देखा, ये 30 डिग्री बन गया, ये क्या बन गया 45। एक बात बताऊं लाडलो, मेरे लालो लालियों एक बात बताऊं, आप 30 इधर बनाओ या इधर बनाओ, 45 इधर बनाओ इधर बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले ए से बी को देखा, फिर ए से सी को, क्योंकि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो क्रम से पहले 30 बोल दिया फिर 45 बोल दिया, कोई समस्या है ही नहीं। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर, इस किनारे से पुल की जो ऊंचाई है ना यहां तक, ये जो ऊंचाई इसने बोली है साहब, वो बोली है 3 मीटर। कितनी बोली है लालो और लालियों, 3 बोली है। तो जैसा इसने बोला है हम तो इसके अकॉर्डिंग कर जाएंगे, ठीक है। और एक यहाँ पर बिंदु और दे देते हैं, सी नाम दे दिया, तो इसको कौन सा बिंदु नाम दे दो, डी नाम दे दो। क्या नाम दे दो साहब, डी। और इस पुल की जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की, वो है साहब आपके पास 3 मीटर। क्या साहब मैं इसको 45 डिग्री बोल दूं, क्या इसको मैं 30 डिग्री बोल दूं? आप कहोगे सर कैसे, ये देखो जेड बन गया, ये देखो साहब जेड बन गया। क्या ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई ये है, तो नदी की चौड़ाई में 2 बिंदु ले लो अलग अलग, तो एक बिंदु यहां से यहां तक ले लो x, क्या ले लिया आपने x, फिर एक बिंदु यहां से यहां तक ले लो आप y, ठीक है। और नदी की टोटल जो चौड़ाई हो जाएगी वो हो जाएगी साहब x प्लस वाई। क्या आपको प्रत्येक लाल और लाली को चित्र समझ में आया? किताब के बिना काम चलेगा नहीं, ये आपके एक क्षैतिज रेखा का काम कर रही है, चाहे इसको आप पुल बोल दो, चाहे इसको आप क्षैतिज रेखा पुल बोल दो, क्योंकि पुल भी तो चलने के लिए होता है, क्षैतिज रेखा हो जाएगी। पहली बात तो बताओ क्या आपको चित्र समझ में आया नहीं? और यही चित्र बनेगा, नदी है ये पूरी, ये नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई x प्लस वाई, इसका मतलब x ज्ञात करना और y ज्ञात करना, लास्ट के अंदर टोटल हम जोड़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो कुछ बातें हैं जो हमने मानी अभी,
तो आप लिखेंगे माना बी डी बराबर, बी से लेकर डी तक हमने क्या मान लिया, एक्स मीटर और सी डी या डी सी एक ही बात है, सी डी बोल दो इसको, और सी डी हमने मान लिया वाई मीटर। कितना मान लिया, वाई मीटर। आप लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बी से लेकर सी तक टोटल है, तो नदी की चौड़ाई बी सी बराबर हो जाएगी x प्लस वाई मीटर। क्या हो जाएगी साहब, x प्लस वाई मीटर। ठीक है, और नदी से पुल की ऊंचाई, जिसको आपने एडी नाम दिया है, एडी बराबर ये कितना हो जाएगा साहब, 3 मीटर। कितना हो जाएगा साहब, 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अवनमन कोण दे रखे हैं आपको, आप लिखेंगे अवनमन कोण बराबर, अवनमन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री तथा 45 डिग्री। तो लिखेंगे तो उन्नयन कोण बराबर, क्योंकि हमने तो अवनमन में किसको बदल दिया, इसको उन्नयन में, और अवनमन को हमेशा ही उन्नयन में ही बदलना है। तो उन्नयन कोण थीटा बराबर, उन्नयन कोण थीटा बराबर, ये वापस 30 के 30 हो जाएंगे, उन्नयन कोण हो जाएंगे 30 डिग्री तथा 45 डिग्री। रीजन क्या होगा साहब, रीजन हो जाएगा साहब एकांतर कोण से। कौन सा रीजन हो जाएगा आपके पास, एकांतर कोण से। क्या प्रत्येक लाल और लाली को यहां तक बातें समझ में आ गई? चित्र समझना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। नदी ऐसे ही बनानी, पुल इसके ऊपर ऐसे ही बनाना, किताब की तरह मत जाना, गड़बड़ हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे चूंकि 2 समकोण त्रिभुज है, लो और फटाफट काम कर दो। आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज, एक कौन सा समकोण त्रिभुज, अरे ये 90 डिग्री दोनों तरफ, क्या दिक्कत है, ए डी बी, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, कौन सा समकोण त्रिभुज, ए डी बी, पहले एक्स निकाल दो फिर वाई निकाल दो, क्या दिक्कत है। ए डी बी में ये थीटा है, तो थीटा के सामने लंब है और ये आधार है, इसका आधार ज्ञात करना और लंब दे रखा, आधार ज्ञात करना, लंब दे रखा है, तो वैल्यू क्या बनी आपके पास, आधार बटा लंब। क्या बनी साहब, आधार बटा लंब, और आधार बटा लंब होता है कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि कोट थीटा की जगह हो जाएगा 30 डिग्री। 30, आधार का मतलब बी डी भुजा, आधार का मतलब कौन सी भुजा है, बी डी, और लंब का भुजा कौन सी हो जाएगी, ए डी, लंब वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, ए डी। कोट 30 का मान होता है √3 बराबर, बी डी का मतलब हो जाएगा x, ए डी का मतलब हो जाएगा 3। वज्र गुणा करवा तो इसके नीचे 1 है, तो 1 को 1 से गुणा करवाओगे x, 3 को इससे करवाओगे तो ये हो जाएगा 3√3 मीटर। ये आपके पास आ गया x का मान। ठीक है, तो साइड में यहां कर देता हूं एक लाइन बना के, आप लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, x का मान है कि समकोण त्रिभुज ए डी सी, समकोण त्रिभुज ए डी सी में वही वापस थीटा के हिसाब से लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है, तो वापस वही कंडीशंस बनानी। आधार बटा क्या बनाओगे आप लोग, आधार बटा आपके पास बनेगा लंब, और आधार बटा लंब वापस वही बात है कि क्या बनेगा साहब, कोट थीटा बनेगा। एक एक चीज लिख रहा हूं आपके लिए ताकि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए और वापस कहीं से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कोट 45 डिग्री, थीटा कितना बन गया 45, लंब वाली भुजा, सॉरी आधार कौन सा, सी डी, कौन सा है आधार, सी डी, और लंब हो गया आपके पास ए डी। कोट 45 का मान 1 होता है, सी डी का मतलब y हो जाएगा, ए डी का मतलब 3, इसके 1 है, 1 को y से गुणा करोगे y, और ये हो गया 3, तो y का मान आ गया आपके पास 3 मीटर। कितना आ गया सर, 3 मीटर। लेकिन हमें नदी की चौड़ाई निकालनी, तो आप लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई बराबर, अतः नदी की चौड़ाई कौन सी, BC है नदी की चौड़ाई टोटल, तो BC बराबर हो जाएगा x प्लस वाई।
क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो मैं कह सकता हूँ कि BC बराबर क्या हो जाएगा साहब, BC बराबर x का मान 3√3 है तो x का मान 3√3, y का मान 3 है तो ये लो साहब 3। क्या दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ तो बचेगा √3, यहाँ बचेगा 1 और पीछे आ जाएगा मीटर। क्या आ जाएगा साहब, मीटर। मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई समस्या किसी भी लाल और लाली को होगी नहीं, ये पक्की बात है। देख लो आप आराम से चाहे इसको, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, बढ़िया तरीके से लिखो। मैंने किताब से ढंग का डायग्राम बनाया और एकदम साफ सुथरा डायग्राम बनाया, हर चीज़ आपके लिए लिखी है। 2 समकोण त्रिभुज लेने थे, सिंपल से काम करने थे, दोनों को जोड़ दिया, 3 कॉमन लिए, 3√3 प्लस 1 इस नदी की क्या है, फाइनल चौड़ाई। ठीक है, यही है। अतः लिख देना एक लाइन, अतः नदी की चौड़ाई 3 ब्रैकेट √3 प्लस 1 होगी। ये है साहब आपके सामने 7 एग्जाम्पल का बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस। ये है साहब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 7 का सॉल्यूशंस। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बढ़िया तरीके से करो और एक एक चीज़ आपको समझा दी गई। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। 9.1 को शुरू करेंगे कल। 9.1 के अंदर टोटल 15 सवाल है और एक एक कंसेप्ट को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। देखो साहब आराम से देखो, आराम से, कोई समस्या नहीं, भागा दौड़ नहीं करने, भागा दौड़। अपना भाई आपके लिए लेके आ रहा है तो हर चीज़ बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ, तो ये करो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो हर चीज़। अब तो ये तो सिंपल है, ज़्यादा समझाने लायक है नहीं, नॉर्मल से कुछ। एक अभी इससे पहले वाला एग्जाम्पल नंबर जो 6 किया ना, वो शानदार चीज़ है, उसको आप 2 बार करना जरूर। तो ये है साहब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 7 का सॉल्यूशंस। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को एग्जाम्पल नंबर 7 समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया तो ले लो साहब, फिर मत कहना सर ने मिटा दिया, कर दिया, क्लास खत्म कर दी, हमने कुछ सोचा ही नहीं। खड़ा हूँ मैं साइड में, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो या वीडियो को पॉज कर लो, जो भी आपको काम करना है कर लो। ठीक है जी साहब, तो ये है साहब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 7 का सॉल्यूशंस। क्या तरीके से एग्जाम्पल कर लिए। कल की क्लास में मिलते हैं प्रश्नावली 9.1 का सॉल्यूशंस लेकर। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए, कैसे डायग्राम बन रहे कैसे नहीं। 15 सवालों में डायग्राम ही डायग्राम बनाने, फिर अगला चैप्टर 10वां आएगा उसमें भी डायग्राम बनाना है, 11वां आएगा उसमें भी डायग्राम बनाना है, 12वां आएगा उसमें भी डायग्राम बनाना है। तब तो डायग्राम का खेल चलने वाला है, क्योंकि प्रश्नावली ऐसी। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बिंदास होकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।